जिनको क्रश करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बेबी को ठीक जगह ना, बेबी के पास बैठ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। Ay, boy, hindi ka pagal. La ilaha illallah, la ilaha भगवत गीता में हजारों साल पहले एक बात बोल दी गई थी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग चीज़ों को देखना चाहोगे वैसा ही चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। कल अर्थक्वेक आया, काफ़ी भयानक अर्थक्वेक देखने को मिला यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में इसके बारे में बातें की जा रही है और इतनी सारी चीज़ें ट्रेंड करने लगी तुरंत, जिसकी कुछ हद नहीं है। कई सारे लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे अर्थक्वेक आता है लोग भाग भाग कर ट्विटर के ऊपर आते हैं। पर लेकिन कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने बारे में बताते, जो कि लोगों के बारे में ध्यान रखती है और अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा यहाँ पर शेयर किया गया कि कहाँ पर अर्थक्वेक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया कि कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आया और किस तरीके से आप लोग अर्थक्वेक के टाइम पर किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अर्थक्वेक के पहले, अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में और अर्थक्वेक के बाद में कैसे आप लोग चीज़ों को जो है संभाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट जो है आप लोग मोबाइल में अपने भी खुद के भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं और इसको टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, जैसे कि स्टार्टिंग वाली जो पर्टिकुलर छोटी सी जो वीडियो थी उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। एक अंकल के द्वारा वो शेयर की गई कि दारू की बोतल आदि पी रखी है और वहाँ पर बेसिकली जैसे अर्थक्वेक आया तो वो दारू की बोतल छलकने लगी और उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन क्या लिखा, बड़ा ही प्यारा, कह रहे हैं कि टेंशन के माहौल में एक राहत भरी, मतलब एक तरीके से ना कुछ ऐसा लिखा था, टेंशन के माहौल में एक खुशनुमा एहसास, यानी कि थोड़ा सा ना इंसान को लाइट मूड करने के लिए एक तरीके से आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं लोगों की जो चेहरे पर हंसी लाने के लिए उनके द्वारा ये ट्विटर पर पोस्ट किया गया। एक जो सेकंड वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर ऑपरेशन के ड्यूरेशन में क्या माहौल देखने को मिला। तो सिचुएशन देखो, अर्थक्वेक सबके लिए एक जैसा है, पर एक इंसान क्या कर रहा है, वो मूड को लाइट करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे इंसान जो है पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि जब भी कोई दिक्कत का माहौल हो ना, उस टाइम पर कोशिश ये करो कि कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाए। इतना भयानक तरीके से 6.6 रिएक्टर स्टेट के बारे में बात की जा रही है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर देखने को मिला। तुर्की में अभी आप लोगों ने जो अर्थक्वेक के बारे में सुना, कितने सारे लोगों की जान गई वहाँ पर। अब तक भी चीज़ें जो हैं काउंट की जा रही थी, डे बाय डे जो नंबर निकल कर आ रहे थे। इसके बारे में सबके द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई यहाँ पर, अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि लोगों के अंदर पैनिक कर देता है, बहुत ही बड़े वाला क्रिएट। कहीं भी लोग क्यों ना बैठो, तुरंत घर से बाहर निकल कर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, एक फ्रेंड है जो सोसाइटी में रहता है एक जगह, उसके द्वारा एक पिक्चर शेयर की गई। उस सोसाइटी के अंदर में चारों तरफ को पिलर बने हुए हैं इस तरीके से जहाँ पर लोग रहते हैं और बीच में पार्क है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड में जाना चाहिए नॉर्मल भाग के, सड़क जो थी वो आउटसाइड थी, तो लोगों ने क्या किया, भाग भाग के उस बीच में पार्क में आ गए। पर किधर से भी पिलर गिलेगा तो भी इंसान जो है वो वहाँ पर उसके अंदर में दबकर मरेगा। बच्चों को गोद में लिए हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो दिखा, तो मैंने बात की थी उससे थोड़ी, तो उसके चलते मुझे एकदम याद आया माइंड में। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती है ना कि कैसे कैसे आप लोगों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब भी कोई भूकंप आता है, तो कई सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो आप लोग इन चीज़ों को जरूर फॉलो किया करो, इन चीज़ों को समझा करो, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि आज एक ही इंसान के घर में आ रहा है कल को दूसरे घर में आएगा। वो जिस एरिया में आता है सबको लपेट के लेकर जाता है, और ये अभी हाहाकार हम लोगों ने देखी ली। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि और थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है एक तरीके से, ताकि नॉर्मल रहे। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है अक्सर अर्थक्वेक का, मुझे कई बार ये चीज़ें फील होती है जब भी कहीं भूकंप आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा सर हिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर तो नहीं घूमने लगा। कई बार तो ऐसा लगता है मैंने कहा सर भारी हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे पानी की बोतल रखी हुई है, तो उसमें फिर पता चलता है कांच की पानी की बोतल में, उसमें जैसे अंकल जी की दारू की बोतल थी, ऐसी हमारी कांच की पानी की बोतल छलकती है ठीक है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक का पता चलता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों से शेयर की जाए। पर लेकिन जहाँ पर होता है भाई साहब, इंसान हो ना, वो क्या ही बोले, बस मतलब उसी को पता होता है जिसके ऊपर बीतती है, बस ये बोलूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है।
तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसा रहा कल का दिन आप लोग ये बताइए। अर्थक्वेक को छोड़कर कैसा रहा कल का दिन, उसको आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में क्या आप लोगों ने जिस टाइम डिसाइड किया था मॉर्निंग में उठने का, उसी टाइम आप लोग उठे हो या फिर उस टाइम के बाद में उठे हो या उस टाइम के पहले उठे हो। अगर पहले उठे हो तो ऑल द बेस्ट यार, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर बाद में उठे हो तो सॉरी फील किया करो, क्योंकि वो टाइम आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया था। मैंने, मम्मी ने, पापा ने, किसी इंसान ने आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को इस टाइम पर उठना है, कि आप लोगों को वो अलार्म लगाना है। खुद से अपने आप अलार्म लगा के खुद से टाइम पर न उठना अपनी ही नज़रों में अपने आप को गिराने वाली बात होती है। तो आप लोगों को सॉरी फील करना चाहिए। आप लोगों को अंदर से ये चीज़ें फील होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने डिसाइड किया था, मैं टाइम पर नहीं उठा। अपने आप को आप लोगों को ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि ये गलत बात है, तुमको ये नहीं करना चाहिए। और जब भी अलार्म बजा करे कोशिश किया करो कि कुछ इस तरीके का पैटर्न रखो। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं अपने पास में पानी की बोतल रखता हूँ, ठीक है, और अलार्म थोड़ा सा दूर रहता है। तो अलार्म बजते ही एक हाथ से अलार्म बंद करो, दूसरे हाथ से पानी की बोतल उठा लो और तुरंत उसको गटक जाओ। फिर देखो आप लोग की आंखें आराम आराम से खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी ट्रिक आप लोगों को अपनानी पड़ेगी, वरना आलस का जो जोन रहता है ना, अलार्म बजने के बीच में 5 सेकंड का टाइम रहता है, आप लोग उसको बंद करके सोते हो। उसी ड्यूरेशन में अपने आप को संभालना होता है। तो बहुत ही छोटा सा टाइम मिलता है अपने आप को संभालने का आप लोगों को, और अक्सर लोग जो है उसको मिस कर देते हैं। 99% लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसमें अपने आप को संभाल पाते हैं और टाइम पर उठकर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर। पर लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि जो चीज़ आपने खुद डिसाइड की है, किसी ने आप लोगों के ऊपर थोपी नहीं है, अगर वो चीज़ भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे चलकर जो चीज़ आप लोगों के ऊपर थोपी जाएगी उनको आप लोग किस तरीके से लेकर चलोगे। तो इसका मतलब तो ये कि आप लोग के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेने की क्वालिटी नहीं है। अक्सर लोग कोई चीज़ आप लोग को बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो आप लोग करना स्टार्ट करते हो। एक दोस्त था, वो कहीं पर जॉब किया करता था। जब जॉब करता था तो मतलब वो नहीं काम ठीक से कर रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसने अपना खुद का काम स्टार्ट कर लिया। तो जितना जॉब में उसको मिल रहा था उससे भी कम उसका बेसिकली रेवेन्यू होना स्टार्ट हो गया और वो डूबता चला गया। तो उसने खुद ने बोला, एक बार बात हो रही थी ऐसे, मैंने कहा क्या हो गया यार, अच्छा तो कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया। कह रहे कि यार जब तक सर पे मेरे कोई आके बैठता नहीं है मेरे से काम नहीं होता है। तो मुझे कह रहे कि यार कैसे कर लेते हो, मुझे बताओ थोड़ा सा। मैंने कहा कि चीज़ें देखा क्या होता है, आप लोग ना उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं कर पाते हो जब अपने आप होते हो। ऐसा लगता है ठीक है अपनी तो चीज़ें कर लेंगे, अपनी तो कौन देखने वाला है, कोई किसको जवाब देना है। जब तक आप लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करोगे ना कि अपने आप को जवाब देना है, जब तक आप लोग ये खुद अंदर से फील नहीं करोगे कि अपने आप के लिए काम करना है, अपने आप को जवाब देना है, अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे अपने आप से बातें करनी है। अपने आप को चेहरे में क्या मैं मुंह देख पाऊंगा अगर मैं जो काम डिसाइड किया वो नहीं करूंगा, तब तक आप लोगों की कामयाबी आप लोगों को हाथ नहीं लगने वाली है, और कंफर्टेबल जोन में तो कभी हाथ नहीं लगेगी। इसी के साथ में छोटी सी चीज जो आप लोगों के दिन को संवार सकती है, आज का दिन स्टार्ट करने से पहले अपनी टेबल के ऊपर ये लिख कर रख लेना कि आज का दिन कैसे लेकर चलने वाले हो। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों की इफिशिएंसी 60 से 70% तुरंत बढ़ जाएगी जब आप लोगों के टेबल पर लिखा हुआ प्रोग्राम रखा होगा कि आज आप लोगों को क्या क्या करना है। नहीं यकीन आ रहा है तो इसको लिख कर देखो और फिर 2 दिन इंप्लीमेंट करके देखो, तीसरे दिन मुझे बताना कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। आप लोग खुद फील करोगे। जब आप लोगों के पास में कुछ लिखा नहीं होता है ना, दिमाग अपने चलाता है। जब मन करेगा उठेगा, जब मन करेगा सोएगा, जब मन करेगा आप लोगों को इंस्टाग्राम पर रील दिखाएगा, जब मन करेगा शॉर्ट दिखाएगा, उस पर जो यूट्यूब पर फेसबुक पर पहुंच जाओगे, कभी किससे बात करने लगोगे, क्योंकि लिख ही नहीं रखा है, दिमाग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो दिमाग बेलगाम का घोड़ा रहेगा और आप लोगों की जिंदगी में इतने रोड़े डालेगा कि आप लोग जिंदगी में उन पत्थरों को हटाते हटाते मर जाओगे, पर लेकिन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिखने से इतना बड़ा चेंज आता है जिंदगी में, इसको लिख कर देखो और इंप्लीमेंट करना। और सबसे बड़ी बात यार यही बोलूंगा कि कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है। यानी कि जो दिक्कतें आती है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका इतना बड़ा महत्व है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं आप लोगों को एक अपनी अगर पर्सनल चीज़ें बताऊं, आज की डेट में जिस तरीके से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं अपनी सारी चीज़ें करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक का सारी चीज़ें मैनेज करना, इतने सारे टीचर साथ में काम कर रहे हैं उनसे बात करना, टेक्निकल टीम से बात करना, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लेक्चर लेकर आना, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराना, वीकेंड में मैंने कहा टेस्ट भी होना है, उन सब चीज़ों को देखना, सबकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ, जो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जब से खासकर मैं आप लोगों को बताऊँ, जब से मैं बात कर रहा हूँ, जब से ऐप स्टार्ट हुआ है तब से इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितने सर और हाथ पैर हैं, 24 घंटे कोई ना कोई काम रहता है। और वो तब पॉसिबल हो पाता है जब मेरे पास में एक लिखी हुई सीट होती है कि आज मुझे क्या क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% अचीव कर लेता हूँ, पर मेरा टारगेट रहता है कि 80 से 90% यार कम से कम मुझे अचीव करना है। तो इसमें जब आप लोग पैटर्न को डालना स्टार्ट करते हो ना, तब आप लोग चीज़ों को अचीव कर पाते हो। वरना दिक्कतें इतनी आएंगी जिंदगी में। कुछ स्टार्टिंग में तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया है, मैंने कहा कैसे संभालूंगा यार इन चीज़ों को, इतने सारे मतलब अपने आप अकेला इंसान रहने वाला, जिंदगी में मजे करने वाला, अपना लेक्चर बनाया, अपना जॉब वगैरह की, उसके बाद में एंजॉय कर रहे हैं। अब ये लेक्चर भी चले, अपनी जॉब भी देखनी है, अपना यूट्यूब भी देखना है। अब चीज़ें समझ में आ रही है कि एक एक मिनट का महत्व क्या होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास में आएगी, आप लोग उनको चीज़ों को समझोगे, तभी आप लोग चीज़ों पे अच्छे से उतर पाओगे। तब इस रियलिटी में तब आप लोग को अपनी एफिशिएंसी का पता चलेगा। आप लोगों को ये लगता है ना कि नहीं इतना ही हम लोग कर सकते हैं, तो जब आप लोग एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप लोगों को पता है कि इतना नहीं, तुम और भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये आराम आराम से होगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पर फिर जैसे जैसे आप लोग उसको मैनेज करने लगते हो, इतने सारे, समझ रहे आज के डेट में इतने सारे कमेंट, इतने सारे मेल, पता नहीं कहाँ कहाँ पर किस चीज़ को क्या क्या, किसी का कुछ किसी का कुछ, मतलब अलग ही लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो ये तब फील होता है जब आप लोग एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसको वेबसाइट पर कहाँ पर लॉगिन करना है। तो जब आप लोग जाओगे ना यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आ रखा है। और एप्पल वाले पूछ रहे थे कि सर कैसे वहाँ पर वो लाइट डाउनलोड करें, तो यहाँ पर लाइट ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। डिस्कशन तो बहुत शानदार रहेगा, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगे। डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं लगता है, इससे फीडबैक के तरीके से लेता हूँ मैं, कभी उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ कौन है। जापान के पीएम है। अभी बड़ी मनोहर पिक्चर सामने देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनको गोलगप्पे खिलाए मस्त तरीके से तो ये बड़ी ही पिक्चर एक तरीके से जब सर्च किया मैंने, इंटरेस्टिंग बात, मैंने जब जापान के प्राइम मिनिस्टर सर्च किया तो वहाँ पर इनकी पिक्चर के साथ में ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कभी भी जापान के प्राइम मिनिस्टर को सर्च करके देखना, शिंजो एबे साहब आप लोगों को हमेशा किसी न किसी नंबर पर सर्चिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर से अगर आप लोग सर्च करोगे तो ये मैं आप लोगों को रिजल्ट बता रहा हूँ गूगल के, मतलब शिंजो एबे साहब इतने फेवरेट थे इंडिया के अंदर में, मतलब रियलिटी में यार एक जिंदा दिल बंदा कहते हैं ना जिसको, वो मुझे ये लगते थे। हालांकि अब हमारे बीच में नहीं है, पर प्रेजेंट टाइम पर ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। इनके साथ भी हमारी जुगलबंदी अच्छी है, देख सकते हो गोलगप्पों को देखकर। तो इनका नाम बताना है, रीजन क्या है, ये देश के अभी दौरे पर थे तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में भी थे। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जापान के पीएम विजिट कर रहे थे इंडिया में G7 के लिए, G20 के लिए, इंडो पैसिफिक में कैसे टाई को लेकर चलना है, उन सब मुद्दों पर बातें की जा रही हैं। आज की डेट में सबसे हॉट बात या फिर मैं बोलूँ गर्म मुद्दा क्या है, इंग्लिश में हॉट थोड़ा सा अलग लगता है, हिंदी में गर्म बोलते हैं तो अलग लगता है सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि G20 को किस तरीके से लेकर चलना है, वो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चला हुआ है। जापान एक ऐसा लोता देश है आज की डेट में एशिया के अंदर में जो G20 का भी मेंबर है और G7 का भी मेंबर है, यानी कि G7 में अकेला एशियन मेंबर आप लोगों को जापान नजर आएगा। और ये बात करता है किसके बारे में, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में। जापान ही वो देश है यहाँ पर, जापान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब मिले हुए थे उन्होंने दोनों ने बोला इंडो और पैसिफिक, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को साथ में मिलाकर इंडो पैसिफिक जो वर्ड यूज किया गया, इसमें चाइना को दरकिनार कर दिया, यानी कि चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा है, इंडो नाम ले दिया, जैसे इंडियन ओशन है ऐसे ही इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया की साख बढ़ाई जा रही है, आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हमारा ओधा बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी इंडो पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं तो तुरंत किसको मिर्च लगने लगती है, चाइना को मिर्च लगने लगती है। वो कहता है कि एशिया पैसिफिक बोला करो, इंडो पैसिफिक मत बोला करो समझ रहे आप लोग किस किस को कहाँ कहाँ से कैसे चिढ़ाया जा सकता है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, सामने वाले पड़ोसी को बस जाके थोड़ी सी मिठाई दे आना, ठीक है। चेहरे पर तो हंसकुराएगा पर अंदर जो उसके आग लग रही होगी ना वो बता नहीं पाएगा, ठीक है, कि भाई साहब इसका कैसे हो गया मेरे बेटे का नहीं हुआ, मेरे बच्चे का नहीं हुआ। तो आप लोगों को मतलब जो जलन दिखेगी ना, मतलब ये चीज़ें अच्छी भी हैं जब आप लोग लाइफ में सक्सेस हो रहे होते हो और जो चिढ़ने वाले हैं उनको चिढ़ाने में मजा भी आता है। मतलब अपने ऊपर फोकस करो, यानी कि पर्टिकुलर उनको फोकस देना चिढ़ाने के लिए। सक्सेस पर सक्सेस पाते जाओ, लोगों को अक्सर आग लगती है, लोग अक्सर जल जल कर राख होते चले जाएंगे, उनके ऊपर फोकस नहीं देना है, फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यह कि लाइफ में दिक्कत भी आती है और लाइफ सही भी चलती है। उस टाइम पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग जब दिक्कत में भी उस टाइम पर भी मुस्कुरा दो ना, ये नहीं कहते कि हारने के बाद भी तुम मुस्कुरा दो तो जीतने वाले की जो सफलता है वो आधी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है तो ये आप लोगों के अंदर होनी चाहिए ये चीज़ें। अगर आप लोग एक लीडर बनना चाहते हैं उस टाइम पर आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे इन सिचुएशन को हैंडल करना है। क्रिकेट का मैच होता है, जीत जाते हैं तो हम लोग भाई साहब बल्ले बल्ले करते हैं सारे क्रिकेटर को, जैसे हार जाते हैं तो उनके घर पर जाके अंडे मतलब एक तरह टमाटर मारने लगते हैं, तो वो गलत चीज़ होती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इंडिया की जो पोजीशन है आज की डेट में वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हर एक देश जो है वो किसी न किसी तरीके से इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, पर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक कितना शानदार इंसान बैठा हुआ है जिसने सबको हिला रखा है, किसी की नहीं सुनता भाई साहब। जो शानदार तरीके से रिप्लाई देते हैं ना जयशंकर साहब, दिल खुश कर देते हैं अंदर तक सुकून मिलता है कि मैंने कहा ये होना चाहिए बोलने वाला इंसान। अब आया सही मुठ पाड़ के नीचे, तो कोई भी बोले, इवन यूएसए को नहीं छोड़ा, यूरोप को नहीं छोड़ा, तो मतलब ऐसे ऐसे शब्द मजा आ जाता है सुन के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखो अभी आगे आगे क्या होती हैं चीज़ें, अभी फिलहाल ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। वैसे आप लोग को आंसर मिल ही गया होगा।
इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आज का दिन क्या है? आज है 22 मार्च, और 22 मार्च को यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे क्या होता है? पानी, आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरीके से पानी की एक एक बूंद कीमती होती है। इसके ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली थी, ठीक है, कि हर एक बूंद को कैसे यूज़ करना है। क्या थी वो लाइन, बताओ जरा? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, यानी कि हर एक बूंद से ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग को लेनी है। तो ये पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। यहाँ पर 22 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्सेलरेटिंग द चेंज ये थीम रखी गई है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि फ्रेश वाटर आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो पानी के बारे में सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि दुनिया में लगभग 16% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो हमारे देश के अंदर पाई जाती है। पर लेकिन ओनली 4% पानी देखने को मिलेगा दुनिया का, वो हमारे देश में आप लोगों को, जो कि प्योर पानी के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि लगभग 16% हमारे पास में फ्रेश वाटर होना चाहिए था, तब जाकर जितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसको हम लोग एक तरीके से प्यासा मरने से बचा सकते थे। पर लेकिन नीति आयोग और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने अभी फिलहाल ऐसी ऐसी बातें बोल रखी हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। यानी कि अर्थक्वेक वाली जो चीज़ें हैं वो तो अलग दिक्कतें ही हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलेगी जो कि पानी को लेकर, और इन सब चीज़ों को आप लोगों को मतलब एक तरीके से सहन करके भी चलना पड़ेगा। तो इसके चलते आप लोग कुछ बातें हैं जो यहाँ पर याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर, जैसे कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आया करे तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। यहाँ से अक्सर किसी भी एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों का निकल जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करते हैं कि हर एक इंसान के पास में कम से कम एटलीस्ट क्लीन वाटर होना चाहिए, और इसी के साथ में सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए। तो कौन सा गोल, इसके बारे में बात करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, और 6 नंबर का ये गोल है, बड़ा ही प्यारा सा गोल है। अक्सर इसके बारे में आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसके बारे में देखने को नहीं मिलेगी, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों के राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि आप लोगों का स्टेट जो है उसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो जाकर सर्च करिएगा। बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में मजाक में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों को अनकंफर्टेबल करने के लिए, ठीक है। अभी एक बच्चा था, मतलब बच्चा क्या, पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, वो स्टेट पीसीएस का भी इंटरव्यू दे चुके हैं। तो उनके द्वारा बेसिकली बोला गया कि सर ये क्वेश्चन पूछ ले। सर मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यार अनकंफर्टेबल करने के लिए बेसिकली पूछ लेते हैं कभी कभी, और इसलिए पूछ लेते हैं कि देखो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग कल को चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हो, तो इतना क्वेश्चन पूछना बनता भी है यार, कम से कम इतना तो याद रखना ही चाहिए, है कि नहीं। तो बताइए किस राज्य से आते हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों के राज्य के अंदर में। अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर यह कि राजस्थान के अंदर में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है अभी यहाँ पर, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप यहाँ पर यह कि राजस्थान के अंदर में 19 नए डिस्ट्रिक्ट ये बनाने जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन राजस्थान की होगी। कौन कौन राजस्थान का बॉर्डर टच करता है? ऊपर पंजाब, इधर हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन, ये है बेसिकली मध्य प्रदेश, और गुजरात काफी बड़ा बॉर्डर टच करता है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी आप लोगों को राजस्थान का बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर जब मैं आप लोगों से बात करूं, हमारा कौन सा बेसिकली राज्य है जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, ये बताइएगा आप लोग। राजस्थान में 3 नए डिवीजन और 19 नए डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बनाए जा रहे हैं। इसमें जो जयपुर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। 4 डिस्ट्रिक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जयपुर ईस्ट और जयपुर वेस्ट। यानी कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको यहां पर छोटे डिस्ट्रिक्ट में तोड़ा जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से यहां पर किया जा सकेगा, ये बातें बोली जा रही हैं। वैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ये बनाने वाली प्रक्रिया है, इसको बोला भी जाता है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए जाते हैं। जितनी छोटी यूनिट होगी उतना ही अच्छे से आप लोग मैनेज करोगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पूरे दिन का शेड्यूल जो आप लोगों का रहता है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो कि इस टाइम पर ये करना है, तो आप लोग उस काम को बड़ी ही आसानी से कर पाते हो। तो ये क्या होता है? आप लोग अपने काम को मैनेज कर पा रहे हो। तो वही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है कि नया डिस्ट्रिक्ट जो बनाए जाते हैं, एक छोटी यूनिट बन जाती है, उसके बेस पर हम लोग चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये डिवाइड किए गए हैं। अगर आप लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन भी है, पर लेकिन अगर आप लोग वैसे तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम की, अपने एरिया के एग्जाम की, तो फिर आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देना है। आप लोगों को फोकस कहां पर देना है? वो आप लोगों को फोकस देना है कि आप लोगों के राज्य के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बताना है। राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आगे चलते हैं ऐसी बात की जा रही है। तो देखते हैं कितने यहाँ पर बनते हैं, कैसे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, 2011 में जब जनगणना हुई थी हमारे देश में, यानी कि सेंसस हुआ था, उस टाइम पे 593 डिस्ट्रिक्ट बताए गए थे। पर लेकिन फिर 2001 से लेकर 2011 तक का 46 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे।
प्रेजेंट टाइम पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, 2021 में सेंसस होना था, जनगणना होनी थी, कोविड-19 की वजह से नहीं हुई, उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। अभी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश के अंदर में, अगर गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों से बात करूं, ये आप लोगों को बताना है। डिस्ट्रिक्ट बनाए कैसे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये पावर आप लोगों को दे देगा स्टेटमेंट क्वेश्चन कि किसके हाथ में होती है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कौन इसको बेसिकली बनाता है, गवर्नर बनाता है। तो ये पावर जो होती है डिस्ट्रिक्ट अबोलिश करने की, यानी कि बनाना, या फिर डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना, या डिस्ट्रिक्ट को खत्म करना, या फिर उसकी बाउंड्री को छोटा और बड़ा करना, सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इतनी आसानी से ये काम कैसे कर लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इतनी आसानी से कैसे ये आसानी से डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि दिस कैन आइदर बी डन थ्रू ए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाय पोस्ट पासिंग ए लॉ। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो और लगा दिया ना यहाँ पे, इसने बहुत ही आसान कर दी है चीजें। यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है कि सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास करते ही डिस्ट्रिक्ट बन गए, उसको कानून पास कराने की जरूरत नहीं है, डिबेट और डिस्कशन कराने की जरूरत नहीं है असेंबली के अंदर में, बस ऑर्डर पास कर दे और डिस्ट्रिक्ट बना दे। ये पावर मिली हुई है, इसीलिए इतने धड़ल्ले से स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके रख देते हैं जरा सी देर में। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे रखी है ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी स्टेट जो है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉलो करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या है, मतलब ये कि यार देखो माथापच्ची नहीं लेने का, बाईपास करने का। बाईपास करने का मतलब अगर आप लोग यहां पर प्रॉपर उसे असेंबली में ले जाके रखोगे, प्रॉपर बिल के थ्रू आप लोग वो काम करोगे, तो अपोजिशन भी पार्टिसिपेट करेगी सारी, उसमें वहां पर एक तरीके से नहीं जो अपना जिस तरीके से कोर्ट के अंदर में होते हैं दलीलें चलेंगी वहां पर, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो ऐसा उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ रखा है इन्होंने कि अपना क्या करना है, एक तरीके से अपनी खुद के हिसाब से क्या करना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना है। आधिकारिक राजपत्र बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कि आराम से इसको पास करो और अपना ऑफिशियल गजट के अंदर में, मतलब ऑफिशियल गजट आधिकारिक राजपत्र के अंदर में अधिसूची जारी कर देते हैं गजट के थ्रू कि हाँ भाई साहब ये डिस्ट्रिक्ट बन गए, अपना देख लो। तो गजेटेड ऑफिसर का मतलब यही होता है, जब गजट में आप लोगों का नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है गजेटेड ऑफिसर बन गए, ठीक है। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि आप लोगों के सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उस टाइम पर। तो राजस्थान के अंदर में अब नए आईएएस और नए आईपीएस की पोस्ट जो है वो बढ़ने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये अपने आप में काफ़ी एक अच्छी बात भी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से अगर ये बनाया जाता है तो फिर दिक्कतें रहती है। कई बार हम लोग पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से कई बार इशू आते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक न्यूज़ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर हिंदी और इंग्लिश में आप मिलेगी क्या? यार मैं आप लोगों को बता रखा है, कोई भी पीडीएफ जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है वो 99% हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत जो रहते हैं जैसे पिक्चर्स रहती हैं, ठीक है, तो पिक्चर्स तो यार वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेंगी, हिंदी में है तो हिंदी में ही रहेंगे, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर होगा भी कोई सॉफ्टवेयर तो अभी मैं इतना चीज़ें नहीं है कि उसको चीज़ों किया जाए, आगे हो सकता है उसमें भी अपडेट किया जाएगा। पर फिलहाल के टाइम पर मैक्सिमम जो भी पीडीएफ रहती हैं, चाहे आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देखें, चाहे आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर जाकर उनको डाउनलोड करें, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, इकट्ठी सिस्टमेटिक वे में 1 by 1 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। कोर्स की भी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। कई सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर वो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, दोनों में है यार, हिंदी और इंग्लिश में आप लोग देखना जाकर, टोटल आप लोगों को सिस्टमेटिक में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय करो। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर बोला, मैंने देखो यार बोला जानबूझ के इसलिए बोला क्योंकि चीज़ें ना थोड़ी सी मैनेज करनी जरूरी है, तो इसलिए बोला था मैंने कि 30 मार्च को यहाँ पर बेसिकली 31 मार्च को यहाँ पर ये लास्ट रखेंगे इसके बाद में एडमिशन बंद करेंगे। तो कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हमको 1 तारीख को पैसा मिलेगा, ये उस तरीके से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास में, ठीक है। तो यार देखो देख लेंगे एक आध दिन आगे पीछे, पर लेकिन हाँ इस महीने के एंड तक का इसको बेसिकली क्लोज करने वाला हूँ बैच को, मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया था पहले, ठीक है, ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक में आगे चले। क्योंकि जो भी नया बच्चा आता है वो ऐड करने के बाद में फिर उसकी नई क्वेरी नई क्वेश्चन सारे निकल कर आते हैं, तो जो आ चुके हैं बस उन्हीं को अच्छे से लेकर चलते हैं, ये मैंने बोला था आप लोगों के। कई सारे बच्चे पूछे सर नए बैच के बारे में, उसके बारे में कभी डिसाइड नहीं किया मैंने अभी, बाकी उसके बाद में जो मुझे पता नहीं अभी की चांस बहुत कम है, अगर कुछ रीजन ही बन गए तो देखेंगे, वरना अभी फिलहाल एक बैच को लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग थी तो एक बैच अच्छा अपना आराम से अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे तरीके की चीज़ों को लेकर चलेंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं सारे टीचर, तो इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो मुझे बोलना था बेसिकली, तो जो क्वेरी थी उसको याद रखिएगा, ये कुछ बातें थी, ठीक है। तो ये था टोटल आर्टिकल, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। खतरनाक लेवल का इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है, काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी, द हिंदू के द्वारा भी, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और हमारे देश की रैंकिंग इसके अंदर में क्या है। तो डिटेल में टॉपिक को कवर करेंगे।
जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला इशू है वहां पर आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अभी क्या क्या बातें इसके द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से जो टेररिज्म है वो फैल रहा है, और सबसे ज़्यादा टेररिज्म बर्बाद करने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में बर्बाद करने वाला कौन सा देश है टेररिस्ट की वजह से होने वाला, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। वो है अफगानिस्तान, मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री है अगर बात करेंगे। और 4वें साल लगातार, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 साल से लगातार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। अटैक जो हैं वो फिलहाल कम हो गए हैं, 75% थे, 58 हो गए हैं, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कौन इसको प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जो इकोनॉमिक और पीस को ध्यान में रखकर बात करती है वो यहाँ पर बताती है कहाँ कहाँ पर टेररिज्म ने क्या क्या इंपैक्ट डाले हैं। तो ये टेररिज्म से रिलेटेड ट्रैक रखती है कि कितने लोगों की जान गई और कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली। तो इसने कुछ हाईलाइट दी हैं, यानी कि कुछ बातें बताई हैं इन सब मुद्दों से रिलेटेड। सबसे पहला ग्लोबल डेथ के बारे में अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, तो 9% जो है वो कम हो गई है फिलहाल के टाइम पर। ठीक है, तो ग्लोबल डेथ फ्रॉम द टेररिज्म फेल बाय 9% टू द 6707 डेथ, और मार्किंग द 38% डिक्रीज फ्रॉम इट्स पीक, यानी कि 2015 में पीक था उससे ये 38% हो गई है, पर लेकिन फिलहाल रिसेंट के साथ में कंपेयर करें तो 9% कम हो गई है। यानी कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं आज की डेट में टेररिज्म से कम इंपैक्टेड हो रहे हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेररिज्म जो है वो खत्म हो गया। टेररिज्म का बिजनेस पता है कैसे चलता है? खौफ से चलता है। जैसे लोग डराकर आप लोगों से कुछ भी करा लेते हैं, ऐसे ही टेररिज्म का भी बिजनेस खौफ से चलता है। अफगानिस्तान इसमें टॉप स्पॉट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इंपैक्टेड हुआ टेररिज्म से। क्यों? क्योंकि बागडोर ही आज की डेट में यार तालिबान के हाथ में है। हालांकि हम लोग उसको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान को, पर लेकिन इतना भी नहीं सुधरेगा वो कि एक ही दिन में गौतम बुद्ध बन जाएगा। वो बेसिकली इस तरीके से नहीं होने वाला है। ठीक है, वो आराम आराम से उसको इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंसान अपनी एक एरिया से कैसे कूदता है, कैसे फुदकता है, जब उसके पास में रिसोर्सेज होते हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता है, उस टाइम पर सबसे बेलगाम का घोड़ा होता है। पर लेकिन जैसे उसकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर होती चली जाती है, उसको अपनी लिमिटेशन समझ में आने लगती है। ऐसा ही अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को देखने को मिल रहा है। जब इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना था तो मजे में गोले बम बरसा रहा था, पर फिलहाल के टाइम पर इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, लोगों का ध्यान रखना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको खाना देना है, पीना देना है, लड़कियों की पढ़ाई, हालांकि वो फोकस दे नहीं रहा है, पर लेकिन ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हमारे देश में भी कम नहीं है, लगभग 13वें नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड होने वाला हमारा देश है आज की डेट में। और देश की वजह से क्या है, पड़ोसी आप लोगों को पता है, तो टोटल बहुत सारी जो जानें हमारे देश में जाती हैं, ये अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है अब की बार थोड़ा सा, पर लेकिन इतना नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि सेकंड लार्जेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर में इंक्रीज हुआ है टेररिस्ट फैटिलिटी, यानी कि दुनिया में घट रही है पर भाइयों के यहाँ पर बढ़ रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरोजगारी आ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो वहाँ पर वैसे तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की या फिर इंजीनियर की कोई जॉब मिलने से रही, और जो मुद्दा चल रहा था टेररिज्म का कि हाँ इसमें जॉब मिलती है, अब ऐसा वो स्कूल भी बंद हो गया टेररिज्म वाला काफ़ी हद तक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जब से शिकंजा कसा, तो इनका वो एक पर्टिकुलर एक मुद्दे की नहीं, एक तरीके से जॉब देने वाला एक इंस्टीट्यूशन था टेररिज्म, जैसे हमारे यहाँ ना IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहाँ पर इनके यहाँ पर एक इंडियन टेररिज्म सर्विस है, ITS, मतलब इंडियन सॉरी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान टेररिज्म सर्विस PTS है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी वो सर्विसेज जो है फिलहाल रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर और फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर तक नहीं छोड़ रहे, प्राइम मिनिस्टर के घर में भी जाके आप लोगों ने देखा भी क्या क्या हरकतें हो रही थी वहाँ पर। तो मिलिट्री जो है अगर बात करें, सबसे ज़्यादा लोग वो बेचारे झेले जाते हैं टेररिज्म जब बढ़ता है। सबसे ज़्यादा जो जान जाती है, सबसे ज़्यादा जो शहीद होते हैं वो देश के सिपाही होते हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। तो मिलिट्री के जो लोग हैं उनमें लगभग 55% ऑल कैजुअलिटी जो भी होती है उनमें आप लोगों को इन लोगों की देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर। और तालिबान ने बहुत ही लार्ज स्केल पर पहले तो हालांकि यहाँ पर काम किया, पर लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंट नहीं की जा रही है, तालिबान इंटरनल लेवल पर कर रहा है। अगर बात करें साउथ एशिया जिसमें हम भी आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है कि टेररिज्म से इंपैक्ट होने वाले एरिया हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से, ये समझिएगा। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टॉप करते हैं इस स्कूल को, यानी कि इस स्कूल में जो सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पर आते हैं वो कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट हो गया, ठीक है, अल शबाब हो गया, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गया, ये पाकिस्तान के अंदर में जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर अभी कुछ ऐसा मुद्दा चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि जैसे तालिबान कंट्रोल में ले लिया अफगानिस्तान ने, हम भी पाकिस्तान को कुछ हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लें। अगर हमारे भाई कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जमात नुसरत अल अस्लाम, ये मुस्लिमीन, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर अपना अपने एरिया में अपना अपना काम साधने की कोशिश कर रही है।
अगर पूरी लिस्ट में आप लोगों के सामने रखूं, पहले नंबर पर अफगानिस्तान, फिर बुर्किना फासो, फिर सोमालिया, फिर माली, फिर सीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर इराक, फिर नाइजीरिया, म्यांमार, ये देखने को मिलेगा आप लोगों के सामने कंट्री है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो कंट्री है इसमें हमारा नंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट। तो टॉप पर कौन है वो आप लोगों को बता दिया, और नीचे से टॉप कौन कर रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये सारे के सारे देश के नाम है आप लोगों के सामने, रैंक दे रखी है प्रॉपर कंट्री की, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अपने पड़ोसी देश और एक आधे देश का नाम एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है, कल को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे रसिया का भी नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे इटली भी आप लोगों को, यहाँ पर कनाडा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जर्मनी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फ्रांस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको लग रहा है ना कि यार वो नहीं दिख रहा कहीं तो भाई है हमारे साथ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दुनिया भर में आप लोगों को यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग चीज़ों को समझना चाहेंगे कहाँ कहाँ पर इसका क्या इंपैक्ट है, तो ये मैप भी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखा पा रहा है यहाँ पर, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें अच्छी तरीके से दिखा पा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। तो आप लोग देखेंगे अफ्रीका के अंदर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आतंकवाद के जो छिड़के हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। इसीलिए जब टॉप में लिस्ट में आप लोग देखोगे अफ्रीकन कई सारे देशों के नाम आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इजिप्ट भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर बात करें और भी मोजाम्बिक हो गया, मतलब बहुत सारे देश जिसको आप लोग देखें यहाँ पर, एशिया अफ्रीका के सारे देश आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये इतना रेड है, मतलब खून डाला गया है ये दिखाने के लिए कि इतने सारे लोग जो हैं ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। डेडलिएस्ट टेरर ग्रुप अगर आप बात करें यहाँ पर, तो अलग अलग देश के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट हो गया, अल शबाब हो गया। तो टॉप पर कौन है आप लोग इंटरेस्टिंग देखो, आप लोग कोई एग्जाम देते हो, इवन कोई टेस्ट भी अगर आप लोग देते हो, जैसे उसमें नंबर आते हैं, जैसे टेस्ट आप लोगों ने दिया ऐप के ऊपर, तो उसमें एक बच्चे के द्वारा टॉप किया गया, ठीक है। उसका नाम नाम उसका देखो मेरे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, उस बच्चे के द्वारा टॉप किया गया। तो यहाँ पर एक तरीके से उसको गुड फील हुआ होगा कि यार वाओ, टेस्ट में मेरी कितनी शानदार रैंकिंग आ गई, होगा कि नहीं हुआ होगा। जो भी वहाँ पर टॉप 10 थे ऐप के अंदर, जब आप लोग देखोगे तो जब टेस्ट आप लोग देते हो तो वहाँ पर टॉप 50 जो नाम होते हैं उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं कि टॉप 50 जो नाम कौन है, क्योंकि सबके तो पॉसिबल नहीं है जो भी पेपर देते हैं, तो टॉप 50 आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सोचो जिसका टॉप नंबर पर होगा उसका नाम कितना अच्छा फील होगा। अच्छा हाँ, संदीप तिवारी थे, ठीक है, संदीप और विशाल थे पहले और दूसरे नंबर पर, ठीक है। जो लड़की थी फिर चौथे नंबर पर थी प्रगति, और फिर पूजा थी पांचवें नंबर पर, जिन्होंने टॉप किया था। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इनका ये पता चलता है कि उनको कितनी खुशी होगी, उन्होंने ग्रुप को टॉप, उन्होंने टेस्ट दिया और उसमें टॉप कर दिया। आप लोग खुद सोचो यहाँ पर इनको क्या फील होता होगा कि हाँ हम भी टॉप कर रहे हैं भाई साहब, दुनिया में सबसे बड़े खतरनाक टेररिस्ट हम हैं, ठीक है, टेररिज्म के मालिक हम हैं, ये ठेका हमारा है, हम सबसे टॉप करते हैं यहाँ पर। तो ये टॉप अगर याद रखें, यहाँ पर टोटल 20 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये आप लोगों को हमारे आसपास वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों को ये अफ्रीका वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉप ग्रुप है यहाँ पर, और वर्स्ट अटैक जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले आज तक का, उसकी भी लिस्ट इनके द्वारा तैयार की गई है। तो ये जो रिपोर्ट है पर्टिकुलर, उस रिपोर्ट से यहाँ पर ये सारी चीजें निकाल कर लेकर आई है, ताकि आप लोग इसकी ग्रेविटी को समझ सको कि ये जो आज की डेट में कितने लार्ज स्केल पर अपना डर बैठाकर लोगों के अंदर में अपना धंधा करते हैं, यहाँ से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आती है। तो इसलिए इसके बारे में जितनी आइडिया आप लोगों को रहेगा, उतने अच्छे से आप लोग अगर आंसर लिखने के लिए आता है टेररिज्म के ऊपर, तो आप लोग आंसर भी लिख पाओगे। तो जरूरी है इसके लिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको प्रस्तुत करता है। ये एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया बेस, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ दुनिया में एनालिसिस करता है कि कहां कहां पर टेररिज्म जो है वो अपना कोहराम बचा रहे हैं। अच्छी बात क्या है, जब आप लोग देखोगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया, उसकी बाउंड्री किसी के साथ में मिलती नहीं है, तो भाई बिंदास रहते हैं हम तो, ठीक है। टेररिज्म विजरिज्म अपने देश के अंदर के लोग अगर कुछ हरकतें करने लगे तो अलग बात है, वरना बाहर वालों से हमको कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने ठेका ले लिया, चलो हमारे पर इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है पर दुनिया में देख तो सकते हैं। क्यों, इससे क्या होता है, हम लोग जब अपनी सक्सेस देखते हैं तो दुनिया को देखते हैं दुनिया कहाँ पर है कंपेयर करके, और फिर खुश होते हैं, वाह यार उनसे तो बहुत आगे हम। तो वो ऑस्ट्रेलिया फील लेता है यहाँ पर ऐसे ऐसे इंडेक्स निकाल कर। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसको जब यहाँ पर डेटा सबके सामने रखा जाता है इसके द्वारा, तो लोग समझ पाते हैं कि रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है, और फिर कम से कम सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मजाक कर रहा था वैसे, उसको अलग तरीके से मत देखना कि हाँ कैसा बोल रहे हैं सर। रियलिटी में यह है कि इससे पता चल रहा है हम लोग को हम पढ़ रहे हैं, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं, ये बैठकर जब ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि समरी निकालते हैं लगभग पास्ट 15 ईयर की, कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट जो है उसमें 163 कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सबसे खतरनाक जो डेटा था वो था ये, यानी कि दुनिया भर में 99.7% पॉपुलेशन जो है वो टेररिज्म से इंपैक्टेड है। सोच रहे हो आप लोग, इस धरती के किसी भी कोने में अगर आप लोग हो तो ओनली 0.3% लोग ऐसे हैं जो कि खुश नसीब हैं, इस पर्टिकुलर बला से दूर हैं,
वरना दुनिया भर में आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आज की डेट में देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। इसी के साथ में क्या है यहाँ पर, इसके अंदर में आप लोगों को फर्टिलिटी, यहाँ पर इंजरीज या होस्टेजेस के भी जो केसेस आते हैं, ठीक है, जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा वो उसकी सलमान खान की मूवी है, ठीक है, तो वो जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, तो भाई साहब जो है तो वही दिखाया गया। तो टेररिज्म एक तरीके से होस्टेज भी बना लेते हैं, जो किसी को यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, कौन सी मूवी थी वो जिसमें बहुत सारी नर्सेज को होस्टेज बना लिया था, कौन सी थी मूवी बताइए। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इसके अंदर में काउंट की जाती हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अपने आप ही काम करते हैं, ये भी आप लोगों की तरह थोड़ा थोड़ा इधर उधर से काम करता रहता है जुगाड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, टेररिज्म ट्रैकर ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर यहाँ पर ये डेटा प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2007 से डेटा प्रोड्यूस करती है। एक यहाँ से बहुत बड़ा डेटा इनके द्वारा उठाया जाता है, और भी कई सारे अदर सोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इस आर्टिकल को सुना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आप लोग, एक तो रिवीजन हो जाता है आर्टिकल का, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा ये रहता है कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो कि ऐसा भी चीज़ें हैं, ठीक है। पब्लिश किया जाता है एनुअली, पहली स्टेटमेंट ये बोला गया है। दूसरा, ये कॉम्प्रिहेंसिव समरी प्रोवाइड कराता है कहाँ पर क्या क्या ट्रेंड टेररिज्म के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो इंक्लूड करता है जो भी यहाँ पर फर्टिलिटी इंसिडेंट और वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है। एक स्टेटमेंट अगर यहाँ पर दे दी जाती कि आप लोगों को कोई प्रस्तुत कौन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलत ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके और गलत देश का भी नाम दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें सतर्क रहने के लिए आप लोगों को बताई जाती है ताकि एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें आप लोग। यहाँ पर जो भी गलती हो आप लोग यहीं पर ही कर लें, एग्जाम में गलती ना करें। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। 2007 में यूपीएससी ने आंसर राइटिंग का क्वेश्चन पूछ डाला कि आज की डेट में जो टेररिज्म है उसके बारे में बात करें, क्या क्या ग्रेव चैलेंजेस हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के लिए। मैंने बताया अभी 13वें नंबर पर हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या सजेस्ट किए जा सकते हैं और मेजर सोर्स क्या है टेररिज्म फंडिंग के। आज की डेट में हमारे देश में जो भी टेररिज्म हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी अटैक क्यों ना हो, इतने पैसे छापने की मशीन थोड़ी ना यार उनके पास में इतना पैसा है कि वो इतना काम कर देते हैं। दुनिया भर का कोई ना कोई देश जो है वो पैसे देता हुआ नजर आता होगा। हमारे देश में मैक्सिमम टेररिज्म पाकिस्तान की साइड से आता है, पर पाकिस्तान के हाथ में खुद ही आप लोगों को कटोरा नजर आ रहा है आज की डेट में। तो टेररिज्म कैसे फैलाता है, उधर से चाइना सपोर्ट करता है दबाकर। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती है। जहां भी कहीं दिक्कतें कुछ करनी होती हैं तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ जो थी ना हमारे देश के अंदर में, उनको बंद किया गया। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि पैसा आ किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए रहा है और जा कहीं और रहा है। तो सरकार ने पहले सारी एनजीओ की गर्दन दबोची। हालांकि कई सारी एनजीओ जो थी वो अच्छे भी काम कर रही थी, पर लेकिन उनमें अच्छे काम के कंपेयर में कुछ और भी चल रहा होगा, इसलिए सरकार ने जो है आगे उनका लाइसेंस जो है बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि सरकार के पास में सारा रिकॉर्ड रहता है सारी फंडिंग का। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है यहाँ पर इसके बारे में। तो जो आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताई, तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है वो भी आप लोगों की समझ में आ गया, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आप लोगों की समझ में आ गया, रिपोर्ट का डेटा क्या है, दुनिया भर में क्या है, पर्टिकुलर किस सिचुएशन में कौन टॉपर है, कहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, और इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और आंसर राइटिंग हो गया। अब इस तरीके से पढ़ोगे तो बताओ एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं आएंगे। तो ये होता है पढ़ने का सही तरीका, ढंग से तसल्ली में चीज़ों को कवर करना। फीडबैक दे दिया करो जैसा भी टॉपिक लगता है, ताकि काउंट किया जा सके कि हाँ चीजें कहाँ पर किस तरीके से इंप्रूव करनी है। ओके, बात करें अगर मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहां पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका काम यह है कि बेंगलुरु सिटी जो है यहां पर उसको पानी प्रोवाइड कराया जा सके। तो बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराया जा सके और इसी के साथ में 400 मेगावाट का पावर जो हाउस है यहां पर वो भी बनाया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो कर्नाटक के द्वारा जब यहां पर ये प्रोजेक्ट यहां पर बोला गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के चलते यहां पर कर्नाटक के द्वारा पहली बार इसको अप्रूवल दिया गया 2017 में। पर लेकिन आप लोगों को पता है ऐसी चीजें हैं, अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेंटर भी पिक्चर में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, उसके द्वारा भी इसका एनालिसिस किया गया, वहां से भी अप्रूवल की बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर पिक्चर में आ गई। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अगर बात करें काफी क्रूशियल है, 63% फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में आता है, खासकर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वो सबमर्ज हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट जो है आगे प्रॉपर वे में बढ़ता है। इसलिए बार बार इसके ऊपर कई सारी बातें बोली जा रही है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में भी देखने को मिलते हैं। 2018 में तमिलनाडु जो है उसके द्वारा अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं।
कावेरी रिवर का जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और जो पानी यहाँ पर आता है कावेरी रिवर का तमिलनाडु के अंदर, उसमें कमी हो सकती है। पर लेकिन कर्नाटक ने बोला टेंशन मत लेना भाई बिडू, तुम्हारा पानी कम नहीं होने देंगे हम, ठीक है। तमिलनाडु बोला इसकी क्या गारंटी है, आज तुमने हाँ भर ली, कल को कम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे अपनी झोली लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीटिंग है, एक तरीके से अथॉरिटी जो मीटिंग होती है उसके द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें बोलेगी। तो तमिलनाडु ने वहाँ पर भी इसको अपोज किया कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये वही वाटर डिस्प्यूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अच्छे से इसको यहाँ पर सुना। इससे पहले ये ट्राइब्यूनल के अंदर हुआ करता था। ट्राइब्यूनल भी एक कोर्ट ही है एक तरीके से यहाँ पर, जो कि नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर अपने ही केस में एक तो आप लोग खुद जज नहीं हो सकते, और कोई और अगर आप लोगों का केस सुनेगा तो बिना सुने जो जजमेंट नहीं देगा। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये नेचुरल जस्टिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब्यूनल के अंदर पड़ा रहा 2017 से 2018 तक, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें पहुंची और वहाँ पर डिसीजन आया, तब जाकर चीज़ें सुधरी। उससे पहले 30 जो यहाँ पर मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो था ये किसके अंदर में आता था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 30 आता था यहाँ पर केरला के हिस्से में, 7 आता था पुदुचेरी के, 419 आता था तमिलनाडु के, और 270 आता था कर्नाटका के। अभी कर्नाटका के तो, और यहाँ तमिलनाडु का सॉरी यहाँ पर जो केरला और पुदुचेरी का तो टच नहीं किया गया, 30 का 30 ही है और 7 का 7 ही है, पर यहाँ पर इनका दोनों का टच किया गया। यानी कि यहाँ पर 404 रह गया तमिलनाडु का, और मैक्सिमम यहाँ पर जो ट्रांसफर कर दिया कर्नाटक को वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ताकि कर्नाटक में जो बेंगलुरु सिटी है यहाँ पर उसको भी फायदा यहाँ पर हो सके। तो उसके चलते कई बार न्यूज़ में आता है। तो यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग आंसर दे पाओगे। अब कावेरी रिवर जिसके ऊपर कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसको पोनी भी बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर में, और गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं कई बार लोग इसको। ये निकलती कहाँ से है, ये ब्रह्मगिरी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर, वहां से ये निकल कर आती है, ठीक है। और ये बहती हुई यहाँ पर कर्नाटक स्टेट से फ्लो होती है, यहाँ पर ये कर्नाटक से तमिलनाडु, और यहाँ पर फिर ये ईस्टर्न घाट के अंदर जाकर आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी बे ऑफ बंगाल में थ्रू पुदुचेरी, ठीक है। इसकी ये कई सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरंगी, ठीक है। तो ये इसकी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जो कि अक्सर कई बार पूछ ली जाती है। तो मेकादातु प्रोजेक्ट लगाना कर्नाटक चाहता है, तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, कोर्ट के अंदर ही मैटर पहुंच चुका है। कावेरी रिवर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे कई बार ये बात पूछते हैं कि सर नोट्स को लेकर कैसे काम करने हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी अभी लेक्चर देखना स्टार्ट किया ना, तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अभी कुछ दिनों जो है आप लोग लेक्चर को सुनिए, बस आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे हर 5-6 महीने में रिपीट हो जाते हैं, और 5-6 महीने में हो या ना हो, साल भर में तो रिपीट हो जाते हैं। जैसे ब्रिक की अगर सबमिट हुई अभी, G7 की सबमिट हुई अभी, G20 की सबमिट अभी आगे होने वाली है, हर साल ये होती है। डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, हर साल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिपीट होने लगती हैं। तो अगर एक बार आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पर हाँ पेन और कॉपी रख कर आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। तो ये छोटा सा काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी चीज़ों को पढ़ने की और समझने की कोशिश ज़्यादा करो एज कम्पेयर टू रटने की और उनको लिखने की, ठीक है। लिखने के लिए नोट्स बनाने हैं तो तब बनाना, पहले एक बार चीज़ों में गो थ्रू हो जाओ। एनसीईआरटी में पहली बार में नोट्स बनाने नहीं बैठना है कहीं पर भी, किसी भी किताब में। पहले आप लोग उनमें को गो थ्रू हो जाओ, उनको पढ़ो एक बार, क्योंकि वरना तो पूरी किताब के नोट्स ही बना डालोगे आप लोग। तो ये होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और खासकर जो टॉपिक अभी आया, जैसे आप लोगों ने बात की यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम जो है वो जैसे ही निकल कर आई यहाँ पर पब्लिक के सामने, उसमें तब से लेके 5-6 बार चेंज किया गया। अभी अफगानिस्तान का इशू है, यूक्रेन का इशू है, ये ऐसे इशू चलते ही रहते हैं, कई बार इनके अंदर अलग अलग इशू निकल कर आते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, ठीक है। वो क्या रहता है, वो चलता रहेगा, आप आगे चलकर, वो नहीं कहते कि पहले पानी चल रहा है, फिर उसमें थोड़ी धूल उड़ रही है, पानी के अंदर धूल मिल गई, फिर धूल जो है मिट्टी नीचे बैठेगी, शांत हो जाएगा, उस टाइम पर जाकर नोट्स बनाने आप लोगों को। वरना ये चीज़ें, ये इशू जो है ऐसे ही चलते रहते हैं, और आप लोग कब तक नोट्स इस तरीके से बनाओगे। तो पहले टॉपिक के लिए थोड़ा वेट करो, और जब यहाँ पर उसके आसपास का जो हाहुल्ला बंद हो जाए, कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए, तब उसमें आप लोगों को आगे नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है यार, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। FPI क्या होता है, इसी के साथ में आप लोगों को जानने को मिलेगा FDI क्या होता है, आप लोगों को जानने को मिलेगा पार्टिसिपेटरी नोट या फिर फी नोट क्या होते हैं। इसी के साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, जो कंफ्यूजन होगा।
और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे गए यहाँ से, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अगर किसी टॉपिक को पढ़ो तो, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है पहले इसलिए समझ लेते हैं। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया, हालांकि ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया था। पी नोट्स जो है हमारी कंट्री में से काफी लार्ज स्केल पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी डिक्लाइन हो गए हैं। कितना? ये है 86,000 करोड़, 86,706 करोड़ रुपए जो है वो हमारी कंट्री में से निकाल लिए गए हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, वो किसी और देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या इशू यहां पर देखने को मिला, तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा जब आप लोगों को बता के चलूंगा। तो कहते हैं ना कि ढंग से सुनोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे, और कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने होते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसको ढंग से आप लोग समझिएगा। नॉर्मली सबसे पहले बात करें तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखेगा कि पी नोट्स को फुल फॉर्म जब आप लोग बोलेंगे इनको पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं। इन्हीं का नाम है पी नोट्स बोल दें या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स बोल दें। अब आप लोगों को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक खाली स्लाइड लूंगा जिसमें आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। अगर कोई बाहर से इंसान जो है वो हमारे देश में आता है और हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास में दो तरीके होते हैं, जो मेन दो तरीके होते हैं। वो मेन दो तरीके मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो होता है, पहला होता है यहाँ पर अगर बात करें, पहला दूसरा तो कोई भी नहीं, जो भी मन करेगा उसमें आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा होता है जो अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, एफपीआई, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग एफडीआई के बारे में सुनो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करता है, वो आके हमारी कंट्री में जो कंपनी है उसमें प्रॉपर आके शेयर खरीदता है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक तरीके से वो यहाँ पर जॉब क्रिएट करता है काफी लार्ज स्केल पर। और इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस भी अगर समझाना चाहूं तो काफी अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये स्लाइड देखिएगा, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा जब आप लोग एक बार इसको समझ लोगे अच्छे से। एक साइड में हो गया एफडीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक उस साइड में हो गया एफपीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर कोई इंसान आएगा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खोली और बाहर से आकर कोई कह रहा है कि आप लोगों की कंपनी के 5% शेयर मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आप लोगों की कंपनी में मालिक बनना चाहता है, यानी कि आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनी जो है अपने शेयर बेचती हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मार्केट में एलआईसी के शेयर निकाले थे। तो अगर कोई भी उसके शेयर आकर खरीदता है तो उसका मालिकाना हक रखता है उस कंपनी का। तो यहां पर ये क्या करते हैं, मालिकाना हक रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आए और कल निकल गए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहे हैं। पर लेकिन इनका क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, आज लगाए कल निकाल कर ले गए। तो ये काफी एक तरीके से प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। अगर इनको यहां की जगह कहीं और प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत वहां पर भाग जाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका एम है कि इंक्रीज करे कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, और एक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी इनका कंट्रोल रहता है। अगर आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर या फिर इससे ज्यादा हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान के, तो वो उसका मालिकाना हक रखने लगता है, यानी कि उसके डिसीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी अगर बेचनी चाहे तो वो उसको 50% से ज्यादा शेयर न दे, ताकि उसके हाथ में भी कंट्रोल बना रहे गवर्नमेंट के। पर लेकिन ये क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और अपना काम करके निकालते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं। मतलब आएंगे यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस कंपनी में शेयर रहेंगे इनके। अब वो कंपनी आगे चलकर और काम करेगी और जगह जगह ऑफिस खोलेगी, अपने प्रोडक्ट बनाने की यूनिट खोलेगी। तो इनका ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, तो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आता है, पैसा लो भैया, अपना मजे करो जो करना है तुम लोगों को, तो पैसा मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, कई बार यहाँ पर मैनेजमेंट में इनपुट भी रहता है इनका, यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आकर किसी के साथ में बात करना और परिवार का पार्ट बनकर रहना। एक तरीके से आप लोग ये समझते हैं जैसे ये अंग्रेज बोल सकते हैं आप लोग इनको, ठीक है। अंग्रेज हमारे देश में आए और लूट के ले गए, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन ये लूट के नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर कुछ फायदा नहीं चाहते थे कि इनका कुछ फायदा हो, यानी कि हमारे देश में आए हमारा कुछ फायदा हो, उनको बस अपना प्रॉफिट दिख रहा था। पर लेकिन ये कौन है, ये ऐसे हैं जैसे मुगल भी बाहर से आए थे,
तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर ही आकर रहने लगे, अपना घर बनाया, अपना यहाँ पर इस कंट्री को अपनी कंट्री माना और चीज़ों को आगे लेकर चले। हालांकि उल्टी सीधी हरकतें उनके द्वारा भी कई सारी की गई है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश लोग थे यहाँ पर उनके साथ में गलत काम किए गए उनके द्वारा भी काफ़ी सारे, पर लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ही रहकर अपना प्रॉफिट देख रहे थे। ठीक है, यहाँ की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाल किले, ये सारे जो ताजमहल वगैरह बनवाए गए, तो आप लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि यहाँ पर रहे और अपने आप को, जिंदगी को यहीं पर ही उन्होंने इंजॉय किया। पर लेकिन ये क्या है, ये अंग्रेजों की तरह है, आए और निकल लिए, तो ओनली कैपिटल आता है इनका, ये अपना एंजॉय करते रहते हैं। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में नॉर्मली देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना एलआईसी के शेयर निकले, तो जो शेयर निकलते हैं ना, जिनको जो आईपीओ बोलते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो यहाँ पर इसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर लेकिन ये नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो काफी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी का मालिकाना हक लोगे, तो आप लोग वहां पर एक तरीके से उसका घर का पार्ट बन गए। अब कल को निकल कर जाओगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे दो भाई जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो है वो रिलेटिवली ईजी होगी। क्यों? क्योंकि कोई मालिकाना हक ही नहीं है, पैसा लगा रखा है, उठा कर ले गए जरा सी देर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये माहौल देखने को मिलेगा। एफडीआई जो है वो एलिजिबल है फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो इनको भी वो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कैपिटल गेन लेते हैं, यानी कि मार्केट में जो लगा रखा है पैसा, उसमें से जो भी इनका जो निकल कर आ रहा है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, तो वही वाला माल रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो इससे इनको कोई ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। पर हाँ, पूरा मार्केट अगर प्रॉफिट रहेगा तो इनको फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, ये ज्यादा है, ये नहीं एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और उसके बेस पर ये ज़्यादा चलते नहीं है, ये ज़्यादा फिक्स चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। पर लेकिन ये तो पूरा इस पे चलते हैं, अभी यहाँ पैसा महंगा मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आ गए, कल को यूएसए में हो रहा है तो यूएसए में भागे, तो इनका वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों को कंपेयर जब करोगे तो ये ज़्यादा स्टेब्लिश है एफडीआई वाले, और ये अनस्टेबल आप लोग बोल सकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। लेबर वेज में भी काफी बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आएंगे तो बोलेंगे भी कि भाई भैया ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। इनका कोई मतलब नहीं है, भाई साहब तुमको जो करना है कर लो, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट लेना है, मिलेगा सही है, नहीं तो निकाल कर कहीं और ले जाएंगे अपना पैसा। इनका ये फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे यार एफडीआई और एफपीआई तो आपने बता दिया, पर लेकिन टॉपिक तो हमारा क्या था? टॉपिक तो हमारा पार्टिसिपेटरी नोट था। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, अब ये और बता दो। अभी मैंने बताया दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई और एफपीआई, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सन आता है तो ये तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, आएगा यहाँ पर कंपनी के शेयर लेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेगा जितना कर सकते हैं। पर लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है और अपना पैसा लगाता है और लगा के निकल लेता है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट इसको मिलता है सही है, उसको लेकर ये निकल लेता है। ये कहाँ पर रजिस्टर रहता है? ये सेबी के अंदर रजिस्टर रहता है। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आकर ही रजिस्टर करता है। अब जो एफपीआई है ये यहाँ पर सेबी के अंदर रजिस्टर हो गया, पर लेकिन जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ना, जिसको मैंने पी नोट बोला है, वो भाई साहब वो टेंशन ही नहीं लेते हैं। वो इतने अमीर आदमी हैं, उनको ये चाहिए कि भाई साहब मेरा पैसा है, कोई और लगा दो जाकर, और ये फालतू के रजिस्ट्रेशन फजिस्ट्रेशन वाले झंझट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना माल चाहिए। मैं आकर इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरा पैसा दो, और तुमको जो करना है तुम करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं रजिस्टर करना है सेबी के साथ में भी। तो ये अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर एफपीआई के थ्रू, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर है यहाँ पर, उनके थ्रू अपना पैसा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और वो हमारी मार्केट में आता है। तो यानी कि ये इंसान कौन है, इस इंसान की आइडेंटिटी तक भी नहीं पता रहता लोगों को कि भाई साहब ये है कौन। तो इसकी वजह से कई बार ये माना जाता है कि ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ला रहे हैं इनडायरेक्ट वे में अपने ही देश के लोग, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ऐसी भी बात कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ये विदाउट रजिस्टरिंग जो यहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो हैं ढुलमुल रवैया वाले, प्रॉफिट है तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। तो अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले से अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे हमारी कंट्री का बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएसए का जो बैंक है उसको बोलते हैं फेड रिजर्व, यानी फेडरल रिजर्व बैंक। तो वो जो बैंक है उसने बोला कि वो अपनी कंट्री में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही उसके द्वारा ये बातें बोली गई, इनकी जीभ जो है वो राल दे गई, यानी जीभ की राल टपक गई। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो इन्होंने तुरंत पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मार्च में बोला था, तो इन्होंने मई में और अप्रैल में दबाकर पैसा निकाला देश से। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से निकाल कर अपना भागने लगे यहां से। तो हमारे देश के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। तो आप लोग देखते हैं
यहाँ पर बात की जा रही है 50.74 ट्रिलियन ये अप्रैल 2020 में, और मई में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 48.23। तो इतना पैसा यहाँ पर ये निकाल कर यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है सिट्स अंडर द कस्टडी, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉप हो गया वो इतना ड्रॉप हो गया कि इनको लगा कि यहाँ से पैसा निकालो, तो निकाल कर ले गए अपना पैसा दाबड़दौड़ तरीके से। तो यहाँ पर लोगों को क्या मतलब समझ में आया यहाँ पर, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हैं बिना पैंती का लोटा है यहाँ पर, इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। आज यहाँ पर है, कल वो कहीं और पर होंगे, ये उड़ते पंछी हैं यहाँ पर, आप लोग ऐसे इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये, जो सबसे खतरनाक चीज भी आप लोग बोल सकते हैं, इन भाइयों को दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने तो रजिस्टर भी नहीं कर रखा है, हमने तो रजिस्टर भी नहीं किया सेबी के अंदर में, तो हम तो कहीं भी निकल लेंगे, क्योंकि ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो पी नोट जो है आर इशूड बाय द रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पकड़ा जाएगा अगर कल को कुछ गड़बड़ भी हो रही है। आइडेंटिटी तो इसकी है, सामने वाले की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है अपने आप को, तो एक तरीके से फायदा उठा रहा है बस यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बोलोगे इसको क्या फायदा हो रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो ये भी फायदा लेगा ना बीच में, ऐसे थोड़ा ना, ये कमीशन इसका भी चलता है बीच में कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पर। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर से ये पैसा जो है काफी ज्यादा निकल गया, तो इसके चलते कई सारे इशू देखने को मिले। तो पार्टिसिपेटरी नोट समझ में आ गया या पी नोट समझ में आ गया, इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि फायदा क्या है, फायदा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फायदा यह कि ईज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है पी नोट्स के थ्रू। क्यों, कहीं रजिस्ट्री नहीं करना है, फालतू में टेंशन ही नहीं लेनी है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स सेविंग भी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कई सारी कंट्री क्या है वो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कानून है यहाँ पर जिसके थ्रू पी नोट्स पर जो है यहाँ पर टैक्स में उनको एडवांटेज मिल जाती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हर एक सिक्के के जो होते हैं वो दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू तो हमने देखने कि क्या क्या फायदा है, अब नुकसान क्या क्या है। एनोनिमिटी देखने को मिलेगी, कितना सारा पैसा आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है कहीं भी भाई साहब, यहाँ पर ये सेबी के थ्रू रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से आइडेंटिटी इनकी किसी को पता ही नहीं होती है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि कई बार तो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर चल रही है, यानी कि ब्लैक जो मनी है जो यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिल रही है अलग अलग तरीके से, वो ब्लैक मनी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। यानी कि बोला ये जाता है कि ब्लैक मनी आ रही है यहाँ पर पी नोट्स के थ्रू, और ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले जब यहाँ पर ये बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल होगा नहीं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि दाल का बोल रहा हूँ मतलब दूध का धुला तो कोई होता नहीं है, दाल का धुला बोलने वाला था मतलब दूध का धुला तो है नहीं यहाँ पर, कि सारी चीजें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये इनकी लाट टपक गई, जैसे ही यहाँ पर सबसे बड़े दो रीजन देखने को मिलेंगे। एक तो इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रखा है, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो रखी है, उसकी वजह से मार्केट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन यूएसए के द्वारा क्या किया गया, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उनके द्वारा भी एक एक्शन लिया गया, जिसके थ्रू यहाँ पर कंट्री के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की गई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसी के चलते यहाँ पर सेम पैटर्न में ब्रिटेन और यूरो जोन के द्वारा भी काम किया गया। क्योंकि ये तो वही बात है कि मैंने आप लोग कई बार बोला है कि यूएसए को अगर थोड़ी सी छींक भी आ जाए ना, पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, तो यही चीजें आप लोगों को यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये तुरंत चीजें कंट्रोल करने पे लग जाते हैं, तो यहाँ से इनका पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। तो ये अपने मजे में आ गए तुरंत, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और है जिसको बोलते हैं करेंसी कोर रिएक्शन। तो करेंसी कोर रिएक्शन में अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर टिग्नोमेट्री के अंदर में साइन वेव होती है कि एक तरीके से ऊपर नीचे जाना। तो ओवर सेलिंग या फिर ओवर बाइंग अगर हो जाती है यहाँ पर कई बार, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कई बार जो मार्केट है मान लीजिए डिक्लाइन हो गई 10%, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के जो भी उनकी वैल्यू है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। पर लेकिन ये क्या रहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, यानी कि अभी हो गया या फिर 1 महीने के लिए या फिर थोड़ा बहुत टाइम के लिए, तो मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये इस तरह की रिएक्शन मार्केट में निकल कर आती है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई आएगा नहीं बस चले गए, उसके बाद में एंट्री नहीं करेंगे, आगे फिर जब इनको दिखेगा प्रॉफिट फिर आएंगे यहाँ पर। ये नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, एक थोड़ा सा सुनने में ओड लग सकता है आप लोगों को कि एक तरीके से कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि उन्हें कहते कुत्तों वाली हरकतें की पूंछ हिलाता हुआ तुरंत आ जाता है जब प्रॉफिट की बात होती है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो ये पूरा डिटेल में पढ़ाया, जिससे मैंने एफडीआई और एफपीआई के बारे में आप लोगों को बताया, 2012 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और सारी स्टेटमेंट पढ़कर ही आप लोग आंसर दे दोगे। यहां पर पूछा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ये बोला गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आप लोगों को पता है तो मैंने अभी बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग होता है जिसको एफडीआई बोलते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ठीक है, जिसको एफपीआई बोलते हैं।
तो लास्ट वाली स्टेटमेंट का गलत होने का मतलब है कि ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो गए। अब यहाँ पर आंसर या तो यहाँ पर सी होगा या फिर डी होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें दूसरी स्टेटमेंट, मेजोरिटी ऑफ फॉरेन जो इक्विटी होल्डिंग है वो इंडियन कंपनी में ये लेने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में आकर, तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर तो यहाँ पर डी हो गया। कंपनी जो है फाइनेंस करती है फॉरेन कंपनीज, तो यानी कि बाहर बैठी हुई कोई कंपनी हमारी कंपनी में आकर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और ये सब्सिडरी होती है फॉरेन कंपनीज की। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो पूरा का पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर ये 2012 में, वो इस अकेली स्लाइड से आप लोगों का निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं। एफडीआई और एफपीआई के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला गया एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा बोला गया एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो फिजिकल एसेट्स होता है और एफडीआई जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। आप लोग बताइए सही है या फिर गलत है। एफडीआई जो फ्लो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है और एफपीआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये सही है या फिर गलत है। तो ये पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफपीआई जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट होता है, एफडीआई जो होता है वो आप लोगों को फिजिकल एसेट देखने को मिलेगा। यही बातें मैंने सारी डिटेल में अभी यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं यार। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। अगर थोड़ा सा भी टॉपिक को ध्यान से सुनोगे ना, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा यार एग्जाम में, इतना तो गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। अगर डिटेल में आप लोग उसको सुनते हुए चलेंगे तो हो गया ना पूरा का पूरा कवर यहाँ पर। तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनाकर भी आप लोगों को दिखा दें यहाँ पर। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, पी नोट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है, ये सारी डिटेल में चीजें आप लोगों को एक एक कर पढ़ा दी और दोनों में कंपेयर करके भी बता दिया और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसको भी दूर किया जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो जैसे ही टॉपिक होता है आप लोगों का कि क्या पसंद आया फिर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि फीडबैक रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा टॉपिक समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी न्यूज जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बना के जाती हैं, बड़े प्यारे प्यारे डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे आप लोगों से युवा उत्सव के बारे में। तो युवा उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कहाँ पर, मिजोरम के अंदर में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक राज्य देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा सा राज्य। थीम क्या है यहाँ पर, ये बात की जा रही है पंचप्रण ऑफ द अमृत काल एट द रेट 2047, यानी कि अमृत काल किसको बोला जा रहा है, ठीक है। अमृत काल का मतलब है कि अभी हम लोगों ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करी। अब जो आने वाले 25 साल हैं तो हम लोग 100वीं सालगिरह आप लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर, कब, 2047 में। तो उस टाइम पर हम लोगों को कुछ प्रण लेकर चलने हैं, तभी जाकर उस तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले क्या है, गोल क्या है हमारा, उसमें पंच जो प्रण बोले गए यहाँ पर, पंच एक तरीके से 5 जो प्रतिज्ञाएं आप लोग बोल सकते हैं। पहला यह कि हमारा गोल है कि हम लोग अपने आप को एक डेवलप कंट्री बनाने वाले हैं। सबसे बड़ा गोल जो यहाँ पर बोला गया, डेवलप देश बनाएंगे अपने आप को। दूसरा बोला गया कॉलोनियल माइंडसेट हम लोग हटाएंगे, यानी कि जो भी कॉलोनी हम लोग बने हुए थे अंग्रेजों की, आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दबाकर रूल किया, तो जो अंग्रेजों का रूल हमारे ऊपर रहा उस टाइम पर, तो एक तरीका कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर से, कि हाँ एक तरीके से ना आज के डेट में भी हम लोग अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। रीजन क्या है, रीजन कहीं ना कहीं है कि अंग्रेजी को सुपीरियर लैंग्वेज के तरीके से प्रेजेंट किया गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में अंग्रेजी की महत्व है, इसलिए लोग अंग्रेजी सीखने के पीछे भागते हैं। सोचो जहां जहां यूके यानी कि ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने रूल किया, वहां पर अगर इंडिया के राजा रजवाड़ों ने रूल किया होता, तो सोचो आज के डेट में हर जगह हिंदी बोली जाती है, और जितनी आसानी से इंग्लिश हम लोग सीख लेते हैं ना भाई साहब, हिंदी सीखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं ठीक है। अब तो इंग्लिश में है क्या, हिंदी के आधे शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो समझो कि जब हिंदी सीखते तो क्या होता, हमारे यहाँ पर बाकायदा स्कूल चला करते लोगों को हिंदी सिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया की लैंग्वेज हिंदी होती है। अच्छा फील हो रहा है अंदर से। तो किसी लैंग्वेज को अच्छा और बुरा मत बोलो कि हिंदी बुरी है, या फिर कभी भी बाहर जाया करो ना, आप लोगों का यार दोस्त मिल गया, कोई गांव का जानने वाला मिल गया, अपना पुराना दोस्त, अपनी लैंग्वेज में बात किया करो, मजा आता है अंदर से, ठीक है, अंदर से फील होता है। इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी सीखनी नहीं, अंग्रेजी सीखनी है भाई। दुनिया में अगर आप लोगों को चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंड करना है दुनिया की चीज़ें, तो अंग्रेजी सीखनी है, पर लेकिन अंग्रेजी को सर पे हावी नहीं करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव जोन में रखो। अपना प्राइड फील करो कि हमारी रूट, हमेशा इसीलिए कहता हूं कि जहां से निकल कर आए ना उसके ऊपर कभी इंसल्ट फील मत करो, चाहे गांव से आते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन से आते हो, प्राइड फील करो कि यार हम उस रीजन से निकल कर आते हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई है। यूनिटी मिलकर रहेंगे तो दुनिया आगे चलेगी लेकर, वरना अंग्रेजों ने रूल किया हमारे ऊपर कितने लंबे समय तक। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। राजा रजवाड़ों को आपस में लड़ाते और रूल करते, ये उनका फंडा आप लोगों को देखने को मिला। एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी फील होनी चाहिए सिटीजन के अंदर में, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे संविधान के अंदर में डाली गई है, जो आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन से पार्ट में है पहले तो आप लोगों को ये बताना है, और कौन से आर्टिकल में ऐड की गई।
ओरिजिनली टोटल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई 11वें नंबर की, ठीक है। वो पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जो था संविधान के अंदर में, उसमें बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। जैसे कि मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि आप लोगों के लिए यहां पर पर्टिकुलर ये वीडियो लेकर आना है। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ मेरा कि जो मुझे बोले कि तुमको ये वीडियो लेकर आना है। मुझे कोई प्रेशर नहीं डाला है कि जो मुझे बोले तुमको ये वीडियो लेकर आना है। अगर इस वीडियो को मैं जिंदगी में से निकाल भी दूं तो मेरी जो जिंदगी है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ चीजें यार बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, कुछ हो गया। नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल मस्त चलती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। पर जो मेरा शौक है, एक जो मेरा पढ़ाने का जो एक तरीके से मेरा दिन पूरा करता है, जो मतलब मैं अंदर से अधूरा फील करने लगूंगा कि कुछ छूट रहा है, तो जो पूरा फील करने के लिए यहां पर ये वीडियो आप लोगों के सामने आती है। इससे मुझे अच्छे से लगता है कि मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का हो पा रहा है कि जो मेरी लाइफ को भी प्रोग्रेसिव बना रहा है। क्योंकि आप लोगों को तो सिखा रहा हूं, पता नहीं मैं कितना सिखा पाता हूं, मुझे नहीं पता, पर मैं अपने आप बहुत ज्यादा कुछ चीजें सीखता हूं। पढ़ाने के वो नहीं कहते कि सिखाने के प्रोसीजर में सीखते भी बहुत ज्यादा हम लोग, तभी सिखा पाते हैं। खुद नहीं सीखेंगे तो सिखा कैसे पाएंगे? तो वो चीजें, तो ड्यूटी आप लोगों को फील करनी पड़ेगी। आप लोगों की ड्यूटी क्या? अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। अगर वही नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? आप लोगों की पेरेंट्स की ड्यूटी है आप लोगों को सही जिंदगी देना, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसे ही फॉलो करनी है। तो पंच प्रण के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी। अगर इन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाएगा। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो बेसिकली, और अप्रैल, ये पीएम मित्रा की स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो ये इन राज्य के अंदर में यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया है इस के लिए, पर्टिकुलर पार्क बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। इसके अंदर में बोला जा रहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर चीज़ों को फैलाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इंप्लॉयमेंट मिलता हुआ नजर आएगा, और लगभग 4,500 करोड़ रुपए आने वाले 7 साल में खर्च किए जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो कि खासकर ऐसे लोगों पर फायदा पहुंचाएगा जो कि कपड़ा उद्योग में काम करते हैं, और एक तरीके से कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि लोकल तरीके से, जैसे जुलाहे आप लोगों ने देखे होंगे, उनको भी सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर ये नजर आएगा, ठीक है। सॉरी यार। सेंटर के द्वारा देखो गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी गलतियां होती है कई बार, आप लोग भी कोई ना कोई गलती जरूर करते होंगे, परफेक्ट कोई नहीं है पर लेकिन उसको सुधारना जरूरी है। तो सेंटर ने सेट किया है अकाउंटिंग नॉर्म्स स्टेट, यूनियन और इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो पास्ट की जो भी एरर है उनको ठीक किया जाएगा, अकाउंटिंग के फॉर्म में यहाँ पर फोकस यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट से रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार लगा लेना। इवन आप लोग अगर दूसरे स्टेट की भी तैयारी करें तो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके के स्टेप उठाना ये दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेंगे ये काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही, ठीक है। तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो स्कूल्स हैं उनके अंदर में मिड डे मील स्किल के अंदर में यहाँ पर मिलेट्स यानी कि जो दालें हैं वो बेसिकली एक तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड कराया जाएगा, सीधी सीधी भाषा में बोलूँ। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, यानी कि पीडीएस के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे स्कूल में भी, मिड डे मील स्कूल जो होता है, जो दोपहर का लंच वगैरह मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और 4th लार्जेस्ट एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कराने का मतलब क्या होगा? सीधा सीधा कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या होगा, जब प्रोवाइड कराएंगे तो खेतों में ये बेसिकली उगाई भी जाएगी, तो इससे और ज़्यादा लार्ज स्केल पर इनका भाव बढ़ेगा, तो किसान भी और ज़्यादा कल्टीवेट करेंगे, और ज़्यादा कल्टीवेट कर भी रहे हैं इन चीज़ों को। तो जो चीज़ मार्केट में डिमांड होती है उसी का प्राइस मिलता है, और जिसका प्राइस मिलता है लोग उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा यहाँ पर किसानों के। देखिए किसानों से फिर क्या करेंगे, जैसे गवर्नमेंट खरीद कर लेकर आएगी किसानों से, तो किसानों को उसको पैसा मिल पाएगा, ठीक है। तो मोटा जो भी अनाज होता है वो अनुकूलन भी है एक तरीके से, स्टेट में यहाँ पर आसानी से उसको उगाया भी जाता है, ऐसा यहाँ पर एरिया है, ये बातें बताई गई है। तो आप लोगों के एरिया के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन आप लोगों का राज्य एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है। जैसे उत्तर प्रदेश जो हो गया वो 4th है लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो पहले नंबर पर एरिया वाइज कौन सा राज्य है, क्या आप लोगों को पता है? बताओ कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या गुजरात है? कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश तो चौथा बता दिया मैंने। चलिए जो भी है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है लेबर 20। तो लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप जो है उसकी मीटिंग अभी अमृतसर में यहाँ पर देखने को मिल रही है आप लोगों को। G20 प्रेसिडेंसी हमारे पास में है, तो अपनी जो लेबर है, लेबर फोर्स, उसको कैसे साथ में लेकर चलना है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो उसके लिए लेबर 20 यहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिली है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन जो लेबर लॉज वाला चैप्टर है यहाँ पर, उसमें आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे इस तरीके करंट अफेयर, अगर आप लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से क्या क्या करंट अफेयर बनेगा। उसके लिए अलग से मैं सेशन लूंगा, टेंशन मत लेना कि किस तरीके से वो सारी चीजें कवर करनी है। उसके लिए अलग से वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए जो पर्टिकुलर इस सेक्शन को कवर करेंगे, जो पर्टिकुलर इस पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में, बेसिकली किस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है, क्योंकि लेबर बहुत बड़ा पोर्शन होता है और अगर लेबर कहीं पर नहीं हो तो उस एरिया में सारे काम धंधे जो है चौपट हो सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में देखो, जब कोविड-19 के टाइम पर दुनिया भर की लेबर इधर उधर पहुंची तो क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली उस टाइम पर। तो इसके चलते यहाँ पर यह है कि 2 दिन का जो डिस्कशन किया जा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर लेबर की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, उनको सही टाइम पर सही रिसोर्सेज नहीं मिलना। आप लोग देखो हमारे देश में वन राशन वन कार्ड स्कीम इसीलिए लेकर आएगी कि अगर कोई लेबर किसी भी एरिया में जाकर रह रहा है, कोई भी लेबर, तो उसको वहां पर सपोर्ट मिल सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, स्टेट से रिलेटेड आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। कहां पर देखने को मिली? अमृतसर के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिली, ठीक है। अभी यहाँ पर यूरेशियन उत्तर, ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, यहाँ पर एक अभी पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर ये कहाँ पर देखने को मिले, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया बेसिकली यहाँ पर देखने को मिला, नीरू स्ट्रीम है यहाँ पर, कहाँ पर? ये चैनाब कैचमेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये यूरेशियन जो नीरू है ये आप लोगों को देखने को मिले, उत्तर, सॉरी, ठीक है। तो ये उदबिलाव बोलते हैं आप लोग हिंदी में बेसिकली। तो तीनों के तीनों मैंने पिक्चर ले ली इनकी, तीनों के तीनों यहाँ पर घूमते हुए पाए गए, ठीक है। तीनों के तीनों उदबिलाव यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट किए गए हैं, तो ये सेमी एक्वेटिक है, पानी में भी रहते हैं, नॉर्मल और कार्निवेयर है, बेसिकली एंजॉय करते हैं, अपना मांसाहारी जिंदगी भी है। इसी के साथ में साइंटिफिक नाम क्या है इनका, तो ये है यहाँ पर लुटेरा, ठीक है। तो लुटेरा आप लोग याद रखिएगा। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट आती है उसमें इनको नियरली थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने एग्जाम में पूछा था कि आप लोग बताओ नाम धप्पा टाइगर रिजर्व, ये इस तरीके से लोकेशन आप लोगों से पूछी जाती है अगर न्यूज में होता। टाइगर स्पोर्ट किया गया यहाँ पर अभी रिसेंटली, तो ये देश के अंदर में अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ईस्टर्न मोस्ट जो यहाँ पर आप लोगों को जो एरिया नजर आएगा, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आता है। तो इस तरीके से स्टेट पीसीएस के अंदर में मैच करने के लिए आप लोगों से डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रख सकते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही प्यारा सा, नेशनल पार्क से रिलेटेड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी बोलते हैं, उसके द्वारा कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला गया कि 100 खोके अपने अकाउंट में सेंड करने का। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट था उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और इससे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इवन अगर बात करें तो पार्ट 3 के अंदर में आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। तो उसके अंदर में आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। हेल्दी इन्वायरमेंट अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो उनकी हेल्थ भी इंपैक्ट यहां पर हो रही है, तो इसका जवाबदेही कौन देगा? इसके चलते यहां पर ये न्यूज सामने निकल कर आई, तो इसको समझ सकते हैं। तो ये किसने बोला? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला, एनजीटी। दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारा देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में। एनजीटी बनाया गया इसीलिए, ट्रिब्यूनल मतलब होता है एक ऐसा कोर्ट जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेगा बस ओनली, तो उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला गया। वैसे ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट ही बोल सकते हैं आप लोग, पर हाँ कोर्ट वाले रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा झट मंगनी पट बिहा वाली बात करता है कि फटाफट सोल्यूशन निकाल देना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं आप लोग, किस राज्य में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो कोच्चि केरला के अंदर में यहाँ पर इनके द्वारा ये सिस्टम देखने को मिला अभी। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल की कुछ न्यूज आप लोगों के सामने है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो काउंटर पार्ट है यहाँ पर शेख हसीना जी, उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर 377 करोड़ रुपए का इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्टार्ट की गई, जो कि यहाँ पर डीजल सप्लाई करेगी बांग्लादेश को। 512 किलोमीटर रेल रूट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके थ्रू, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी सप्लाई की जा रही है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ओनली सेकंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया और उसके पड़ोसी के साथ में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन याद रखिएगा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, हमारे देश के साथ में सबसे बड़े जो बाउंड्री टच करता है वो बांग्लादेश है, अगर बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग काउंट करेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत प्यारे आंसर देते हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं आप लोग उनके आंसर देखना। बेसिकली डेली मैं पिन करता हूँ आंसर, तो आप लोग समझ सकते हैं जो भी अच्छे आंसर दे रहे हैं उसके साथ में जाकर आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो लोगों को अनाज मिलना बंद हो गया। अफ्रीकन देशों ने तो त्राहिमाम मचा दी कि भाई साहब कोविड-19 से नहीं मरे थे पर इससे जरूर मरेंगे हम। तो इसके चलते यहाँ पर बात की गई कि कैसे लोगों को यहाँ पर अभी फिलहाल अनाज पहुँचाना है।
तो साइन किया गया था 22 जुलाई 2022 में, ताकि लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट माने तो 25 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रेन है और जो फूड स्टफ है यहाँ पर, वो मूव किया गया 45 कंट्रीज में हेल्प से इसकी, जिसके चलते आसानी से लोगों को प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं और इसकी वजह से चीज़ें भी एक तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। रसिया एग्री हुआ था 60 डे ग्रेन जो डील को यहाँ पर एक्सटेंशन करने के लिए, उसके चलते यहाँ पर बातें की गई थी, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों मिलाकर दुनिया में 25% टोटल गेहूं जो सप्लाई किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है। यूएन के साथ में मिलकर ये डील साइन की गई गेहूं वगैरह जो है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अनाज वगैरह, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। आज की इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा, मिशन वत्सल्य स्कीम के बारे में। ये एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, यहाँ पर लॉन्च की गई थी 2009-10 में, अभी न्यूज़ में भी थे, कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा आप लोगों से कि वो स्कीम भी इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है, तो इनडायरेक्ट वे में ये न्यूज़ में आ गई थी। इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, यानी कि एनसीपीसीआर इसको इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो आप लोगों को नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। मिशन वत्सल्य जो है वो पार्टनरशिप में है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के, ये 24/7 एक हेल्पलाइन प्रोवाइड भी कराते हैं यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हैं उनकी हेल्प की जा सके, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया जाता है इसको, ठीक है। विजन क्या है कि देखिए बच्चे जो हैं अगर उनकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चलेगी तो बहुत बुरी दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो एक सिक्योर, हेल्दी और एक हैप्पी चाइल्डहुड देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, तो उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ बैठे आप लोगों से तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कल को अगर कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। बात की जा रही है ISSF के बारे में, तो वर्ल्ड कप जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसके बारे में बात की जा रही है। तो भोपाल के अंदर ये अभी रिसेंटली स्टार्ट होती है, आप लोगों को नजर आई। तो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये अभी जब होगा यहाँ पर जीतेंगे तो उसमें आप लोगों से मेडल वेडल के बारे में बातें की जाएगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन बने। तो खासकर बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारे देश में कोई इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई इस तरह का इवेंट होता है तो इसको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछो आप लोगों से तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को म्यूनिक जर्मनी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1907 में। तो ये काफ़ी पुरानी बॉडी है यहाँ पर, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो हमारे देश में हो रहा है इससे रिलेटेड इवेंट, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ अपने देश में होना तो वो जरूर याद रखा करो, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर, कार्लोस अल्करेज वो वर्ल्ड नंबर बन गए यहाँ पर, जो डैनियल मेदवेदेव को हराकर इंडियन वेल्स फाइनल के अंदर में। सबसे पहले तो किस फील्ड की बात यहाँ पर की जा रही है, किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है यहाँ पर। राफेल नडाल वगैरह जो थे वो भी आउट हो गए यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में से, तो ये टेनिस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ये जो इंडियन वेल्स मास्टर है ये आप लोगों को कहाँ पर होता हुआ नजर आता है, तो नाम तो इंडियन है पर लेकिन ये इंडिया के अंदर में नहीं होता है, याद रखना। ये टूर्नामेंट है एक जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में देखने को मिलती है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होगी यहाँ पर बेसल्स स्विट्जरलैंड के अंदर में, तो इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर अभी किया गया है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कौन बनेगा छोटू करोड़पति आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसके क्वेश्चंस हैं, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। पढ़ाए हुए क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे रकून डॉग बोला गया था कि इसमें से निकाला जाएगा, अभी फिलहाल जो चाइनीज वायरस बोलते थे कोरोना वायरस को, तो रकून डॉग बोला गया, उसमें से आता है। तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ का ये नेटिव है, यानी कि कहाँ पर ये नॉर्मली पाया जाता है। वैसे अगर कॉमन सेंस होगी तो जितना मैंने बोला है उसी में से आंसर आप लोग निकाल सकते हो, बातें जो बोली है। स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री कौन सी है, टूरिज्म, रेलवे, सिविल एविएशन या फिर कल्चर। इंटरेस्टिंग है ये भी, आंसर देता हूँ, तो देखो कौन सा आंसर सही देता है। क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, क्यूरियोसिटी रोवर ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा है, कैप्चर किए हैं सनरेज ऑन द मार्स, फर्स्ट टाइम इसके द्वारा यहाँ पर कैप्चर की गई है कि सूरज की किरणें मार्स तक पहुँच रही हैं। तो किसका है ये रोबोट, इसरो, नासा, RFSA या फिर स्पेसएक्स। सही आंसर क्या है बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर, सर्जन पोर्टल, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिफेंस, हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा, देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है। तो आंसर बताइए यहाँ पर, चलिए बता देता हूँ, सी या फिर बी में से एक है, ठीक है। बताइए आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बेसिकली इंपॉर्टेंट रामसर साइट हम लोग कवर करते हैं, तो आज है यहाँ पर एक पर्टिकुलर राम साइट,
आप लोगों की जो भी राम साइट में कवर करता जा रहा हूं, वीकेंड में बैठकर एक बार एटलीस्ट उसमें को नजरों में को निकाल लिया करो, ताकि लंबे समय तक याद रहे। अगर भूलते चलोगे, साथ में आगे बढ़ते चलोगे और भूलते चलोगे तो सही नहीं रहेगा। तो आज है यहाँ पर नांदुर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी आप लोग बोल सकते हैं, नांदुर मधमेश्वर। ठीक है, तो अगर आप लोग इस राज्य से आते हैं महाराष्ट्र से, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि नांदुर ये है बेसिकली मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको भरतपुर भी बोला जाता है, इस तरीके से नोन एज द भरतपुर ऑफ द महाराष्ट्र। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है बताइए? ये एक रामसर साइट है और फर्स्ट रामसर साइट है जिसको यहाँ पर डिजिग्नेशन दिया गया। काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बर्ड्स यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 30,000 के करीब बर्ड इंक्लूडिंग जो फ्लेमिंगो, ये सारी चीजें, क्रेन, सारस वगैरह, ये सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बर्ड्स जैसे साइबेरिया, यूरोप और माइग्रेट होकर दूर दूर से यहाँ पर आते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक रामसर साइट जो है उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो चीजों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आंसर देख लेते हैं। रैकून डॉग अभी कहां से देखने को मिला? एशिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एशिया के अंदर चाइना और चाइना के अंदर से यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आई कि इसके अंदर से कोविड-19 वायरस का ये नेचुरल वोरी, एक तरीके से नेचुरल हब बोला गया इसको, कि यहाँ से हो सकता है। ठीक है, रैकून डॉग जो है वो नेटिव है एशिया के अंदर भी, इसी के साथ में ईस्टर्न जो बेसिकली रसिया वाला रीजन है जापान के अंदर, तो एशिया के अंदर ही मिलेगा मोटे मोटे तौर पर, और नॉर्थ इंडिया में हमारे देश के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? तो दर्शन की बात की जा रही है, घूमने की बात की जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है, टूरिज्म की बात की जाएगी तो टूरिज्म यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्यूरियोसिटी है नासा का है, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो नासा का है तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कल को क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो है ऐसे ही वहाँ की नासा है। इसी तरीके से बताना है जापान की क्या है। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर सर्जन के बारे में, सृजन है बेसिकली, सर्जन क्या? ठीक है, तो यहाँ पर सृजन या फिर सृजन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये पोर्टल है, किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो ये मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि इसका आंसर देखता हूँ, कोई दे नहीं पाएगा, मुझे लगता है मैक्सिमम गलत देंगे तो ये पोर्शन किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। चलिए एक बार अटेम्प्ट करके देखो, आप लोग सारे कर लिया अटेम्प्ट। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके तहत यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, वो बोल रहा है कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर चीजें डेवलप कर सकता है, इंडिजिनस बनाई गई चीजों को हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री चाह रही है कि हमारे देश में हम लोग अपने ऊपर फोकस चलकर अपनी चीजों को अपने आप से बनाए, बाहर से प्रोक्योरमेंट लेकर न आए, इनके बाहर से प्रोक्योर करके न लेकर आए। ठीक है, इसको जब अटेम्प्ट करोगे तो आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी सिखाते हैं, जिससे आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, समझना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, एपीएफसी के अंदर में जो क्वेश्चन आएंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वो भी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आप लोगों की इंप्रूव होगी अगर वोकैबुलरी आप लोगों के साथ में अच्छी होगी। पहला शब्द जो है ये है फास्टी, यानी सुना कई बार कि हाथों में खुजा हो रही है, भाई साहब खुजली हो रही है हाथों में, कब तक कितने दिनों से लड़ाई नहीं की किसी के साथ में, कोई पीटा नहीं। कई बार ऐसे शब्द आप लोगों ने मूवीज के अंदर भी सुने होंगे। तो ये एक तरीके से आक्रमणशील, यानी कि फीलिंग, एक तरीके डिस्प्लेइंग ईगरनेस टू फाइट, यानी कोई मिल जाए बस, यानी कोई टच कर दे बस एक बार आगे, थोड़ा सा एक छू लिया बस, फिर देखो उसका क्या भूत उतारता हूं मैं। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो एक तरीके से फाइस्टी बोल सकते हैं कि आक्रमणशील है भाई साहब, उससे डिस्टेंस बना के रखना। वो आते जाते कुत्ते को भी गोली मार देता है कि मेरे मोहल्ले में क्यों आ गया। ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बनाकर रखनी है जो ऐसी ऐसी बातें करें। इसलिए कहते हैं कि लोगों की जो कंपनी है उससे पता चल जाता है कि लोग जो है वो किस लेवल के हैं। अक्सर संगत से रंगत पता चलती है इंसान की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। प्रोसेलेटाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? धर्मांतरण करना, या फिर एक फीलिंग से, एक बिलीव से, एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं एक चीज़ को फॉलो करते हैं पर लेकिन पता चलता है यार अब तक गलत फॉलो कर रहे थे, दूसरे की किसी बात चली तो फिर दूसरे को फॉलो करने लगे, तो उनकी फीलिंग में चेंज आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसिशन आ गया उनकी फीलिंग में। तो ये एक तरीका कन्वर्जन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये शब्द यहाँ पर कई बार रिसेंटली अभी न्यूज़ में होता है। हमारे संविधान के अंदर में अगर पार्ट 3 में जाओगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का, वो रिलीजन के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अब इसको धर्मांतरण करना, वैसे सेक्युलराइजिंग भी वर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सेक्युलर बनाना इंसान को, धर्म की बातें ही ना करना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं।
ये बात की जा रही है अनफोर्सिन, मतलब एक तरीके से जो देखा ना हो, सोचा ही ना हो कि ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या। अरे यार भाई साहब ऐसी चीज़ हो गई, कभी ज़िंदगी में सोची नहीं थी यार, बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई है। तो ये अनफोर्सिन होती है कि अनअपेक्षित, यानी कि उसकी तो कोई अपेक्षा ही नहीं की थी कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी चीज़ हमारे सामने निकल कर आ गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना कि नॉट एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड कि ऐसा कुछ होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो गई भाई साहब, बिल्कुल मतलब दिमाग खराब हो गया, दिमाग की दही हो गई यार, ऐसी चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें अक्सर आप लोग कब होती है, जब आप लोग चीज़ों को लेकर प्रिपेयर नहीं रहते हैं। जब आप लोग चीज़ों को लेकर प्रिपेयर रहते हैं ना, तब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोग चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब एग्जाम में आप लोग बैठते हैं ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या होती है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर पाओगे, प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आंसर क्या है। पर लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो सारी प्रेडिक्टेबिलिटी साइड में धरी रह जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम प्रेडिक्टेबिलिटी इंसान के होनी चाहिए। वो कब होगी, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर MCQ पर प्रैक्टिस करो और अच्छे से टॉपिक को पढ़ो। अक्सर आप लोगों को माँ ने देखा होगा बच्चों को अपने ना एक तरीके से गोद में कपड़े में लिपटाए रखती है, तो एक तरीके से ढके रखती है चारों तरफ से, तो श्राउडेड वर्ड यूज़ कहते हैं यहाँ पर, श्राउडेड, ठीक है। तो ये होता है कवर कर लेना किसी चीज़ को इस तरीके से, एनुअल में एक तरीके से पूरा उसको ढक के रखना। ये मुझे याद आता है अक्सर, मेरी मम्मी जो है बताती है कई बार, जो नानी जी थी, जैसे मैं बचपन में ना जब पैदा होता, जब तो बहुत ही मरछल्ला सा टाइप का था मैं, ठीक है। पर लेकिन वो नहीं कहते कि माँ का दूध जो होता है कई बार बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और मैंने दूध बहुत लंबे समय तक पिया मम्मी का। तो उस टाइम पर क्या हुआ, नानी जी जो थी, मतलब जैसे नहीं बच्चे को रखे रहते हैं उस पर लिटाए रखते हैं चारपाई वगैरह पे, खटोले बोलते हैं बेसिकली, छोटे छोटे जो चारपाई होती हैं। तो वहाँ पर जैसे मान लो कोई बर्तन बेचने वाला आ गया, कोई सामान बेचने वाला आ गया, तो अक्सर क्या करती थी मेरी जो नानी जी तो सबसे पहले जाकर ना मेरे ऊपर कपड़ा फैला देती। तो एक कोई बर्तन बेचने वाला था, कह रहा कि अरे दादी जी क्यों बच्चे के ऊपर क्यों ढक रही हो, क्यों करिए मार रही हो, कह रही अगर तेरी नज़र लग गई तो मुझे वो चीज़ याद आ गई एकदम। मैंने कहा यार कितने मतलब क्यूट होते हैं ना हमारे जो मतलब बड़े लोग होते हैं, बच्चों को कितना प्यार से रखते हैं, और हम है कि थोड़े से बड़े हुए और भाई साहब उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं अक्सर मेरी मम्मी ये स्टोरी सुनाती है मुझे कई बार। नेक्स्ट बात की जा रही है हार्ड हेडेड। तो ये होता है वास्तव में, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से कि हाँ रियलिस्टिक है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस सोच लिया ऐसा कुछ नहीं होगा, तो एक तरीके से बोल सकते हैं हार्ड हेडेड, ठीक है। तो एक अच्छा प्यारा शब्द है, ऐसे शब्द भी आप लोग कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे वो शब्द हैं जो रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन या कहीं कुछ पढ़ोगे तो शब्द सामने आएंगे, कठिनाई प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने, पर इनको एक बार कमांड कर लोगे तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। दिक्कत कब होती है, दिक्कत तब होती है जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो आप लोगों ने देखी, ठीक है, आज की छूट गई, कल फिर वीडियो आएगी, परसों फिर वीडियो आएगी। मैं तो नहीं छोड़ने वाला वीडियो, मैं तो डेली लेकर आऊँगा। आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो इससे आप लोग क्या देखोगे, अगर आप लोग पंक्चुअल नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, तो आप जो है दुनिया से पीछे छूटना स्टार्ट हो जाओगे। और जब दुनिया से पीछे छूट जाओगे तो एक टाइम पर ऐसा लगेगा कि यार हमारे बस की यही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं यार दुनिया में कि आप लोगों के बस की नहीं है। बस की हर एक इंसान के उतना ही है जितना मेरे है उतने आप लोगों के लिए है। मैंने बताया ना अभी, जब से ऐप लॉन्च हुआ है तब से मेरी इफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है जिसकी कुछ हद नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि पहले मैं जिस जोन में काम कर रहा था उतना ही काम कर रहा था, अभी मैं और लार्ज स्केल पर चीजें मैनेज कर पा रहा हूं सारी। तो किसी भी इंसान की लिमिटेशन ना उसके दिमाग में होती है यार, आप लोग उसको बाहर निकाल कर दे देखो। मैं आज की डेट में 4-4, 5-5 घंटे सोकर भी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। बस एक छोटी सी उसके पीछे ट्रिक है कि दिन में एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ, मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे की। उससे क्या होता है, तुरंत फ्रेश हो जाता हूँ फिर। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ें जब आप लोगों ने सीख ली एक दिन, तो आप लोग देखना आप लोग के अंदर की एफिशिएंसी कैसे निकल कर आती है और कितने शानदार तरीके से काम करते हैं। आप लोगों को बताऊँ, कल एक बच्चा बोला कि सर आज थोड़े से थके थके लग रहे हो। पूरी रात में सोया नहीं था और सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी डाउन तो रहती है जब पूरी रात सोए नहीं हो, और ऊपर से मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया सोते सोते। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो कुछ चीज़ें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है। तो कुछ भी करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को, अपने आप को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और वो करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर इतना ही मिलेगा जितना आज तक मिलता हुआ रहा है, उतना ही कर पाओगे जितना आज तक करते हुए आ रहे हो। कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो अपने आप को उस जोन से बाहर रखना पड़ेगा, और उस जोन से बाहर रखते ही आप लोगों की अंदर की एफिशिएंसी आप लोगों को नजर आएगी। तो ये एक सजेशन है जस्ट, आप लोग बाकी आप लोग देखो कैसे आप लोगों को करना है। बाकी लेक्चर की पीडीएफ और सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। कहाँ पर, ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर आप लोग जाकर चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप लोग नहीं है, अगर आप लोग लगता है टेलीग्राम नहीं डाउनलोड करना है, तो अब आप लोगों के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, आप लोग जाना वेबसाइट के ऊपर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोगों के पास में एप्लीकेशन है वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर भी सुटेबल लगे। ये है StudyLoverVir.in के नाम से। आप लोग साइन अप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से, और ऐप में भी आप लोग आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। जाओगे यहाँ पर तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऊपर ही जाओगे तो मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मंथली PDF होगी, क्वेश्चन पेपर हो गए, सब चीज़ इकट्ठी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी।
कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसे रहा आज का ये सफ़र, मॉर्निंग का सफ़र कैसा रहा जरूर बताना। कुछ दिक्कत कोई परेशानी हो जो पर्सनल हो तो आप लोग यहाँ पर जीमेल पर भी और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे लिख सकते हैं। और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो यार, एक ही लाइफ है, इसमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत प्रोडक्टिव बनाना है। वो तभी बना पाओगे जब अपने ऊपर फोकस रखोगे, दुनिया के ऊपर फोकस रखोगे तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा और लाइफ जो है बड़ी ही एक नहीं से इरिटेटिंग से चलती हुई नजर आएगी। तो अच्छी लाइफ है, आपको बनानी है, आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं सुधार रहे हो, अपनी सुधार रहे हो तो अपने ऊपर फोकस करना सीखो। ओके, तो टाइम पर उठो, टाइम पर सो। हालांकि ये बोलने वाला मैं अभी सही इंसान नहीं हूँ पर फिर भी आप लोग मेरे जिगर के छल्ले हो ना, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नहीं, मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करो अच्छे से और चीज़ों को लेकर चलो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।